हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। अभी डिस्कशन करेंगे सीए फाइनल एससीएमपी की चैप्टर नंबर 3 लीन सिस्टम एंड इनोवेशन के बारे में। ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा। कोई भी चैप्टर उठा लो, अगर आप मुझसे पूछोगे कि पूरे एससीएमपी का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो मैं तो कहूँगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये वाला है। जाहिर सी बात है, कैटेगरी ये चैप्टर भी है और इसमें जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं वो हर एग्ज़ाम में भर भर के टेस्ट किए जाते हैं। मतलब आईसीआई का फेवरेट चैप्टर है एज ऑफ नाउ ये वाला चैप्टर, और इससे हम उतना ही कम टाइम डिवोट करते हैं। अगर मैं आपसे ये बात बोलूँ तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक चैप्टर दिया हुआ डिसीजन मेकिंग का चैप्टर, हर कोई इस चैप्टर में इतना ज़्यादा समय डिवोट करके जाता है एग्ज़ाम टाइम में, लेकिन इसमें से क्वेश्चन पूछते क्या हैं? लिमिटेड से क्वेश्चन। वहीं अगर चैप्टर 3 की कंपैरेटिवली देखें सिचुएशन, तो भर भर के इसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर बार। ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ? देखिए, एक तो इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, ये आप देख ही सकते हैं। जीआईटी हो गया, 5S हो गया, टीपीएम हो गया, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग हो गया। मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं और सारे ही मॉडर्न डे कॉन्सेप्ट्स हैं। यानी आईसीआई क्या, कोई भी कंपनी भी आपसे चाहेगी कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए आपको हायर करने से पहले। ठीक है, तो मैंने इसके लिए यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस तैयार किया है। यानी मैंने केस स्टडी डाइजेस्ट को उठाया, मैंने रीसेंट आरटीपी को उठाया जो मई 21 के लिए आई थी, और फिर मैंने आपकी बुक के इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस को स्टडी करने की कोशिश की। एंड व्हाट आई फाउंड, मैं भी हैरान रह गया कि इतनी ज़्यादा क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर में से पूछे गए हैं। ये देखिए, मैंने डिटेल्ड एनालिसिस तैयार किया है आपके लिए। और इतना ही नहीं, कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट्स में नए एडिशन भी आए हैं, वो भी इस पर्टिकुलर चैप्टर में। मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग मेथड की, या फिर ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस की, OEE जिसे हम बोलते हैं। ये चैप्टर स्टैटिक भी नहीं है, डायनामिक चैप्टर है, बिकॉज इसमें चेंजेस भी आईसीआई टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस कर रहा है, नए क्वेश्चंस भी लेकर आ रहा है। एंड हेंस दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। अगर आपको लगता है कि मैं अभी भी गलत हूँ, सो आइए एक बार इसका डिटेल्ड एनालिसिस भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, एंड देन यू मे योरसेल्फ डिसाइड कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बात कितनी वैलिड है या नहीं है। और इतना ही नहीं, थियरी एंड प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चंस मुझे देखने को मिले जब मैं आपका केस स्टडी डाइजेस्ट देख रहा था। तो थियरी और प्रैक्टिकल भर भर के केस सिनेरियोस, केस स्टडीज, प्रैक्टिकल्स, इलस्ट्रेशंस सब है, सब कुछ। आइए एक बार डिटेल्ड एनालिसिस को देखने की कोशिश करते हैं और आपको मेरी बात ज़्यादा वैलिड लगेगी फिर उस डिस्कशन के बाद। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेन कॉन्सेप्ट इस चैप्टर की जो जान है वो है जेआईटी, जस्ट इन टाइम। जी हाँ, ये पहली डिस्कशन है जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें देखने को मिलती है, और फिर ये यहाँ पे रुकती नहीं है, ये यहाँ से चलनी शुरू हो जाती है। जीआईटी के बाद जीआईटी से ही जुड़े हुए दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला है जीआईटी परचेजिंग और दूसरा है जीआईटी प्रोडक्शन। जीआईटी का मतलब क्या होता है वो एक बार मैं बताने की कोशिश करूं। जीआईटी का मतलब है प्रोडक्शन एंड परचेजिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब ज़रूरत पड़े तब किसी काम को करना, इस कॉन्सेप्ट की मेन थीम यही है। ठीक है जी। जीआईटी परचेजिंग और जीआईटी प्रोडक्शन दो जुड़े हुए कॉन्सेप्ट हैं। और अगर जीआईटी परचेजिंग की बात करूं तो केस स्टडी डाइजेस्ट में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 13 दिए हुए हैं और दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं। वहीं रीसेंट आरटीपी में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हेंस ये हैरानी नहीं होगी अगर नवंबर 21 में यहाँ से कोई क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाए। ठीक है जी, बिकॉज जुलाई में भी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं था। आगे, जीआईटी प्रोडक्शन अपने आप में एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का मिक्सचर है दोस्तों। कैसे? आइए मैं आपको समझाने की और बताने की कोशिश करता हूँ। जीआईटी प्रोडक्शन में बहुत से कॉन्सेप्ट्स आते हैं और उनकी बात कर लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट इसमें आता है कानबान सिस्टम। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था
इस पर्टिकुलर जुलाई अटेम्प्ट से पहले, बट अब कानमन सिस्टम पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी ऐड ऑन हो गए हैं। तो अभी तक ये एक थियरी का कॉन्सेप्ट था, बट अब ये प्योर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बनकर आईसीआई ने इसे इंट्रोड्यूस किया है, और कोई हैरानी नहीं होगी अगर इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। उसके बाद जीआईटी प्रोडक्शन में एक नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टीएकेटी टाइम। टीएकेटी टाइम क्या होता है दोस्तों? मैक्सिमम टाइम विच इज अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन विद एन एंटिटी इज नोन एज टीएकेटी टाइम। और इसके ऊपर स्टडी मैट में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, और दोनों ही क्वेश्चंस एग्जाम में टेस्ट नहीं हुए हैं अभी भी उतने डिटेल में। सो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद जब मैं आपका केस स्टडी डाइजेस्ट पढ़ रहा था, तो केस स्टडी डाइजेस्ट में मुझे दिखा कंट्रोल रेशियोज वाला क्वेश्चन। जी हाँ, कंट्रोल रेशियोज वैसे तो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आईपीसी में हमने पढ़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है, और वहाँ आईपीसी के बच्चे आज भी इसे पढ़ते हैं, बट फाइनल में इसकी डिस्कशन उस एक्सटेंट में नहीं की गई थी कहीं पर भी किसी भी चैप्टर में। बट केस स्टडी डाइजेस्ट में अब एक क्वेश्चन ऐड हो गया है, और जब केस स्टडी डाइजेस्ट में क्वेश्चन आ गया है तो एग्जाम में आने के भी चांसेस हाईली इंक्रीज हो जाते हैं। चलिए, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। हमारे पूरे प्रोडक्शन सिस्टम की एफिशिएंसी को जब हमें चेक करना होता है, यानी कितना टाइम मैं वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को डिवोट कर रहा हूँ आउट ऑफ माय टोटल प्रोडक्शन टाइम, तो मैं यूज़ करता हूँ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी का दोस्तों। और ये कॉन्सेप्ट हम सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं पढ़ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम में डिटेल्ड इस कॉन्सेप्ट की डिस्कशन की, क्वेश्चन भी सॉल्व किए, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी इसका रेलेवेंस देखने को मिलेगा जब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। जी हाँ, इस चैप्टर में सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग का एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अभी तक थियरी पोर्शन था, बट आरटीपी में 21 में क्वेश्चन नंबर 6 ऐड ऑन किया गया, और वो इसकी डिटेल्ड डिस्कशन को एलेबोरेट तरीके से समझाने की कोशिश करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसी चैप्टर में जुड़ी हुई अमेंडमेंट्स की। पहली अमेंडमेंट आई इस बार रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग मेथड की। ठीक है, बहुत उम्मीदें थी इस क्वेश्चन से, अच्छे से कर गए। दो ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, सभी ने तकड़े रट्टे मारे इस क्वेश्चन के, बट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया। और उसके बाद कुछ टीचर्स ने अपनी वीडियो बनाई और बोला कि हमने तो पहले ही कहा था कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने लायक ही नहीं है, इस पर इतना समय देने का मतलब ही नहीं है। बट मैं आपको बोलूं, मुझे अभी भी लगता है कि नवंबर 21 में हो सकता है रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग मेथड का कोई क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि कॉस्टिंग का एग्ज़ाम अब जिस तरीके से पूछ रही है आईसीआई, उनका तो टारगेट ही है कि इसे टफ बनाया जाए। और जब आईसीआई टफ बनाने का सोचती है तो वहाँ पे फिर ये वाली चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। उसके अलावा एक और क्वेश्चन जिससे तो हर बार ही उम्मीदें रहती हैं, और ये आईसीआई का फेवरेट भी है और हर बार पूछा भी जाता है, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। इस बार इसमें कुछ चेंजेस थे, अमेंडमेंट नहीं बोलूँगा बट चेंजेस थे, और स्टडी मैट में 3 नए क्वेश्चंस भी ऐड हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। इतना ही नहीं, एक इलस्ट्रेशन भी इसमें दी हुई है, और आरटीपी में 21 में क्वेश्चन नंबर 2 भी स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे आया हुआ है। यानी टॉप प्रायोरिटी में अगर कोई कॉन्सेप्ट हमें करना हो तो फिर आपको नहीं लगता ओईई उस कैटेगरी में सबसे ऊपर आने वाला कॉन्सेप्ट है? और फिर लास्ट में आ जाता है थियरी ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ये वो कॉन्सेप्ट है जो एग्ज़ाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा, और ये कॉन्सेप्ट परमानेंट रहने वाला है आईसीआई के मैट में, बिकॉज जीआईटी के बाद या फिर जीआईटी के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर कोई है तो वो थियरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट का है, और इसके हर जगह क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर वो स्टडी मैट के आप इलस्ट्रेशंस उठा लो, चाहे आप टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस उठा लो, चाहे केस स्टडी डाइजेस्ट लिख लो, या फिर आप कोई भी आरटीपी उठा लो। हाँ, जुलाई 21 की आरटीपी में स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन नहीं है, बट अदरवाइज पुराने अटेम्प्ट्स की कोई भी आरटीपी उठा लो, सभी आरटीपीज में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपस में लिंक्ड हैं दोस्तों,
ये सभी जीआईटी के जुड़े हुए पार्ट्स हैं एंड नथिंग एल्स। ठीक है, कानमन सिस्टम हमारे प्रोडक्शन सिस्टम के फ्लो को स्मूथ बनाने की कोशिश करता है। टीएकेटी टाइम हमें समझाता है कि प्रोडक्शन के लिए कितना मैक्सिमम टाइम हमारे पास अवेलेबल है। कंट्रोल रेशियोज हमें ये परफॉर्मेंस इवेल्युएशन में मदद करती हैं कि हमारा प्रोडक्शन सिस्टम कितना एफिशिएंट और अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ये कंट्रोल रेशियोज करना सिखाती हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट हम जब यूज़ करते हैं जब बहुत सारी मशीन्स मिलकर काम करती हैं, तो वो कितना इफेक्टिवली काम कर रही हैं वो सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग और या फिर मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी में हम टेस्ट करते हैं। मशीन्स का ऑर्डर किस तरीके से होना चाहिए, अरेंजमेंट किस तरीके से होना चाहिए, ये बताता है हमें रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग का मेथड। और जर्नली यूज़ होता है जब एक से ज़्यादा मशीन्स को यूज़ कर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाया जाता है। सो उन मशीन्स का ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट क्या होना चाहिए वो रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग मेथड हमें समझाता है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, हमारी मशीन्स कितना अच्छे से काम कर रही हैं वो बताता है हमें ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। और यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट भी आता है, मैं लगे हाथ आपको बता दूं, TPM, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। माई दोस्तों, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस भी OEE से जुड़ा हुआ ही कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अगर इन सभी सिस्टम्स को फॉलो किया जाता है तो अल्टीमेटली व्हाट वी अचीव इज नोन एज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसका डिस्कशन चैप्टर नंबर 2 में किया गया। और इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है थियरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स का। थियरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स हमें क्या बताता है कि जब एक मशीन से दूसरी मशीन में एक प्रोडक्ट को जाना होता है, ठीक है, और दूसरी मशीन की कैपेसिटी और पहली मशीन की कैपेसिटी में अगर डिफरेंस आता है तो उस जो गैप को, डिफरेंस को कैसे मैच करना है और कैसे रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में लाना है, वहाँ पर यूज़ होता है TOC का कॉन्सेप्ट। तो इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे वन बाय वन। शुरुआत करेंगे GIT परचेजिंग से, फिर GIT प्रोडक्शन, और वन बाय वन इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। और ये सभी कॉन्सेप्ट्स चैप्टर नंबर 3 में दिए हुए हैं। सो आज की प्रॉपर वीडियो जो है ये चैप्टर नंबर 3 पर बनी है, ठीक है। और इस और कोई चैप्टर देखो ना देखो, कुछ और आता है या नहीं आता मुझे नहीं पता, बट चैप्टर 3 आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले आना ही चाहिए। और ये अपने आप में एग्ज़ाम में 20 to 30 मार्क्स, यस 20 to 30 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। सो ये एनालिसिस करना ज़रूरी था। मैं चाहता तो डायरेक्ट क्वेश्चंस को टारगेट कर लेता अपने प्रीवियस वीडियोज़ की तरह, बट ये चैप्टर खास है दोस्तों। इसकी इम्पोर्टेंस को समझे बिना आगे बढ़ना जस्टिफाइबल नहीं होता, इसलिए मैंने कुछ समय दिया है। मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज़्यादा समय दे दिया है, बट बिलीव मी प्रॉपर एनालिसिस किया और फिर मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए कि हाउ इम्पॉर्टेंट दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज़, ठीक है। फाइनली चैप्टर की शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के साथ। थियरी मैं कवर नहीं करूँगा बट प्रैक्टिकल 100% कवरेज मैं करूँगा, ठीक है जी। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 से, और ये बात करता है JIT प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। एक चीज़ ध्यान रखना, JIT प्रोडक्शन सिस्टम बोल रहा हूँ, JIT परचेजिंग सिस्टम नहीं बोल रहा हूँ। और दोनों के ही मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंट हैं और दोनों के ही फॉर्मेट्स भी डिफरेंट हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं JIT प्रोडक्शन की, ठीक है दोस्तों। शुरू करते हैं। इजी क्वेश्चन है बट ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन से मेरा मतलब क्या है कि जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ फॉर्मेट है वो भी याद करना है हमें, और इस क्वेश्चन के लास्ट में कुछ कमेंट्स दिए हुए हैं दोस्तों, दिखाता हूँ मैं आपको। ये लास्ट में कुछ कमेंट दिए हुए हैं, 4 कमेंट्स हैं, और ये चारों के चारों भी हमें याद करने हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए JIT प्रोडक्शन सिस्टम का, कोई भी, ये कमेंट्स लिखने ज़रूरी हैं इफ़ यू वांट टू गेन फुल मार्क्स, ठीक है। अभी उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 1। KPL लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल वन प्रोडक्ट कॉल्ड किया
ओके, एमडी इज नॉट हैप्पी विद द करंट परचेजिंग एंड प्रोडक्शन सिस्टम। जो एमडी है कंपनी का, ना ही वो परचेजिंग से खुश है, ना ही वो प्रोडक्शन सिस्टम से खुश है। ठीक है, देयर हैज बीन कंसिडरेबल डिस्कशन एट द लेवल ऑफ कॉर्पोरेट एंड द यूज ऑफ जीआईटी सिस्टम. Okay, as per the opinion of MD of KPL Limited, JIT is a pull system which responds to demand in contrast to a push system. Basically JIT के बारे में समझाया है MD साहब ने और इसकी तारीफ की है, और उन्होंने ये भी कहा है by using JIT system it is possible to reduce the carrying cost as well as other overheads. और उन्होंने ये कहा है, ये बात बोलकर जस्टिफाई किया है कि जीआईटी से हमारी जो कैरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, इसलिए हमें उसे अडॉप्ट कर लेना चाहिए। अब केपीएल के बारे में कुछ डिस्कशन की हुई है, लेट मी जस्ट चेंज इट फर्स्ट। यस, केपीएल के बारे में कुछ डिस्कशन की हुई है दैट केपीएल इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर। ये सैलरी पर वेजिस को नहीं, सैलरी पर लेबर्स को नहीं रखते हैं, वेजिस पर काम करवाते हैं। एंड द पीपल हैव अ एफिशिएंसी ऑफ 95%। यानी अगर मैं किसी व्यक्ति को 100 आवर्स के लिए हायर पर रखता हूँ तो वो जब मुझे आउटपुट देगा तो वो सिर्फ 95 आवर्स का आउटपुट ही मुझे देगा बिकॉज ऑफ हिज एफिशिएंसी। ठीक है, कोई बात नहीं। So the labor has to be paid for a minimum of 4,000 hours per month to which they produce 3800 standard hours. Okay, यहाँ पर उन्होंने उसी बात को आगे समझाया है कि मुझे मिनिमम 4,000 आवर्स पर मंथ की पेमेंट जो है अपने लेबर्स को करनी होगी, जिसके बदले में मुझे वो 3800 स्टैंडर्ड आवर्स का आउटपुट प्रोड्यूस करके देंगे। यानी 4,000 को अगर मैं 95% से मल्टीप्लाई करूं, व्हाट आई विल गेट इन रिटर्न इज 3800 आवर्स। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है। फॉर अवेलिंग सर्विसेज ऑफ लेबर अबव 4,000 आवर्स केपीएल हैज़ टू पे ओवर टाइम। अगर हमें 4,000 आवर्स से ज़्यादा काम करवाना है तो हमें ओवर टाइम देना पड़ेगा, और ओवर टाइम कितना है, 45% प्रीमियम। तो जो नॉर्मल रेट है उसके ऊपर 45% प्रीमियम हमें देना पड़ेगा, और नॉर्मली हम उन्हें कितना देते हैं, 110 पर आवर। सो हम उन्हें 110 पर आवर अभी दे रहे हैं, बट अगर मैं 45% प्रीमियम इसमें ऐड कर दूं तो कितना अमाउंट आ जाएगा दोस्तों, ये अमाउंट आ जाएगा 159.5 का। सो काफ़ी ज़्यादा वेरी हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी अगर मैं ओवर टाइम की सिचुएशन में आ जाता हूँ गलती से। एंड फॉर अवॉइडिंग दिस ओवर टाइम पेमेंट केपीएल इन इट्स करंट सिस्टम यूटिलाइजेस फुल अवेलेबल नॉर्मल वर्किंग आवर्स सो दैट द हाइयर इन्वेंट्री लेवल इन द मंथ ऑफ लोअर डिमांड वुड बी एबल टू मीट सेल्स ऑफ मंथ विद हाइयर डिमांड। अच्छा, तो इस ओवर टाइम पेमेंट को अवॉइड करने के लिए कंपनी अभी क्या करती है, कंपनी अपनी नॉर्मल अवेलेबिलिटी को फुली यूटिलाइज करती है। यानी एक मंथ में मुझे, हमने अभी डिस्कस किया दोस्तों, एक मंथ में मेरे पास 3800 आवर्स का आउटपुट अवेलेबल होता है। तो कंपनी अगर डिमांड 38,000 आवर्स की है, 3800 आवर्स की है या नहीं है, लेकिन कंपनी तो पूरा 3,800 आवर्स को यूटिलाइज करके प्रोडक्शन कर लेती है और इन्वेंट्री इकट्ठा करके रखती है, ताकि जिस भी महीने में एक्सेस डिमांड होगी ये कंपनी पुराना बना सामान वहाँ पर यूज़ कर लेगी। ओके, बट ऐसे सिस्टम का क्या नुकसान है, इन्वेंट्री इकट्ठे करने से एक तो स्पेस ऑक्यूपाई होगा और इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट हमारी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगली लाइन क्या दी हुई है, केपीएल हैज डिटरमाइंड दैट द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री इज 70 रुपीज पर मंथ फॉर ईच स्टैंडर्ड आवर ऑफ आउटपुट। एक चीज आप नोट कर रहे हैं, आवर्स के बेसिस पर हमें डेटा दिया हुआ है, पर यूनिट बेसिस पे नहीं, पर आवर बेसिस पे हमें डेटा दिया हुआ है। सो एक यूनिट को बनाने में मान लीजिए 5 घंटे लगते हैं, सो हम स्टैंडर्ड 5 आवर को मान के चल रहे हैं, यूनिट को नहीं। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री 70 पर मंथ फॉर ई स्टैंडर्ड आवर ऑफ आउटपुट हमें दिया हुआ है। अब डिमांड की फोरकास्ट हमें दी हुई है, केपीएल हैज फोरकास्ट द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट्स फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द पर्टिकुलर ईयर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेके जून तक स्टैंडर्ड आवर्स, कितने आवर्स की रिक्वायरमेंट मंथ वाइज मुझे होगी,
वो मुझे दी हुई है। 3150 की मुझे एक्चुअल ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है, जबकि मेरे पास अवेलेबल कितने हैं 3800, तो कोई ख़ास दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मार्च के महीने में मेरे पास 4000 आवर्स की ज़रूरत है, जबकि मेरे पास अवेलेबिलिटी सिर्फ 3800 की है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अब मेरे पास दो ऑप्शन है। अगर तो मैं पुराना इन्वेंट्री अवेलेबल हुआ तो उसे यहाँ पर यूज़ कर लूँगा, अदरवाइज़ अगर मैं JIT सिस्टम का यूज़ करता हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, फिर JIT सिस्टम में तो मुझे ओवर टाइम वेजेस देकर ये जो 3800 की मेरी लिमिट है उसे इंक्रीज करवाना पड़ेगा। एनी हाउ, क्वेश्चन में देखते हैं क्या डिमांड है, क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। फॉलोइंग अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस, ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट आर आइदर फिक्स्ड और आर नॉट ड्रिवन बाय लेबर आवर्स वर्कड। उन्होंने कहा बाकी सब कॉस्ट को आपने इग्नोर करके चलना है। इस पॉइंट का सिंपल सा मतलब ये है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है दैट प्रोडक्शन एंड सेल्स अक्कर इवनली ड्यूरिंग ईच मंथ। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ये एक थियोरेटिकल पॉइंट है, बट उनका कहना है कि आप ये मान सकते हैं कि प्रोडक्शन और सेल्स जो है वो हर मंथ में इक्वल होगी, कोई उसमें वेरिएंसेस नहीं होंगे, यानी पर मंथ डिमांड हमारी सेम रहने वाली है। एंड एट प्रेजेंट देयर इज नो स्टॉक एट द एंड ऑफ दिसंबर 18। ओके, कोई स्टॉक ये इकट्ठा नहीं करके रखते हैं, शायद JIT के सिस्टम्स फॉलो ही करते हैं ये। द लेबर आर टू बी पेड फॉर देयर मिनिमम कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स इन ईच मंथ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी परचेज एंड प्रोडक्शन सिस्टम। सो यहाँ पर बेसिकली इस लाइन का मतलब है कि जो लेबर को पेमेंट करनी है वो एक तरीके से फिक्स्ड इन नेचर है, वो वेरिएबल नहीं है। ऑल्दो हमने वेजेस पर अपने वर्कर्स को रखा हुआ है, बट जो पेमेंट का नेचर है वो मोर और लेस फिक्स्ड ही है। हमें 4000 आवर्स की पेमेंट तो उन्हें करनी ही होगी, नो मैटर हम प्रोडक्शन और परचेजिंग करें या ना करें। रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, एज अ चीफ अकाउंटेंट यू आर रिक्वेस्टेड टू कमेंट ऑन द MD's व्यू। MD का व्यू क्या था कि JIT प्रोडक्शन सिस्टम एक अच्छा सिस्टम है और हमें इसे फॉलो करना चाहिए। अब ये व्यू सही है या गलत, उस पर हमें अपने विचार रखने हैं। तो अब मुझे क्या करना होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मुझे सिंपल सी बात है, मैं पहले तो JIT सिस्टम के अकॉर्डिंग चेक करूंगा कि मुझे कितनी कॉस्ट आ रही है और कितनी सेविंग्स आ रही हैं। फिर मैं नॉर्मल सिस्टम के अकॉर्डिंग चेक करूंगा। नॉर्मल सिस्टम कौन सा होता है दोस्तों, जहां पर मैं इन्वेंट्री एक्यूमुलेट करके रखता हूं, और फिर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा और जोन सा भी मेथड ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उस हिसाब से मैं डिसीजन मेकिंग लूंगा और अपना कमेंट पास कर दूंगा। ठीक है जी, आइए शुरू करते हैं वर्किंग्स अपनी। सबसे पहले मैंने नॉर्मल सिस्टम के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट निकाला है। ठीक है, यहाँ पर मैं JIT नहीं लगा रहा हूँ, और अगर JIT नहीं लगाता हूँ तो नॉर्मल स्टेटमेंट मेरी कैसे बनेगी। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारा कुछ भी नहीं है, हमें बोला हुआ है दिसंबर के एंड में 0 इन्वेंट्री था हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद हमने 3800 यूनिट्स की या स्टैंडर्ड आवर्स का यूज़ करते हुए प्रोडक्शन की है मंथ वाइज, वो देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया है। और डिमांड अब कितनी है, ये क्वेश्चन में दी हुई है कि मंथ वाइज कितनी कितनी डिमांड हमें आई। हमें जनवरी में 3150 की डिमांड थी, जबकि हमने प्रोडक्शन कितनी कर दी दोस्तों 3800 की, तो मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया 650 का। सिमिलरली इस पर्टिकुलर केस में मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया 690 का। कैसे आया, देखो ये जो 650 का क्लोजिंग इन्वेंट्री था ये फरवरी का हो गया मेरा ओपनिंग इन्वेंट्री। उसमें मैंने प्रोडक्शन करी 3800 की, और मेरी डिमांड जो थी जो मैंने सेल करी वो 3760 की। सो मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री लास्ट में कितना आ जाएगा, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग माइनस डिमांड, तो ये मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा। सिमिलरली मंथ वाइज मैं अपना क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल सकता हूँ, जो पर्टिकुलर मेरा ये इस अमाउंट से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, और क्या मज़े की बात है, जून में मेरे पास नील क्लोजिंग इन्वेंट्री है। चलिए, अब आपको एक चीज़ तो पता होगी, हमने IPC में भी पढ़ा हुआ है कि जो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट होती है वो एवरेज इन्वेंट्री पे निकालते हैं, एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं निकालते। तो मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 650, मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी यारों, ओपनिंग इन्वेंट्री थी 0 की, तो मेरी एवरेज इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी 650 प्लस 0 डिवाइड बाई में 2, और वो आ जाएगा 325। वैसे ही फरवरी के केस में मेरी एवरेज इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 650 प्लस 690 डिवाइड बाई में 2, और वो आ जाएगी 670 यूनिट्स।
वैसे ही मैंने ये एवरेज इन्वेंट्री निकाली हुई है और मेरी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ लेबर आवर कितना दिया हुआ था, तो मुझे स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ आवर दिया हुआ था 70 रुपीज़। सो 70 इंटू एवरेज इन्वेंट्री यानी 325, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 325 इंटू 70, सो मेरा आ रहा है 22750। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको याद करना है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ और मैं रिपीट कर रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन आ जाए जीआईटी प्रोडक्शन का तो ये मेथड आपको फॉलो करना है। और नॉर्मल सिस्टम से मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, वो आ गई 257,600। ये देखो, अगर मैं इन सब को ऐड ऑन कर दूं और टोटल निकालूं तो मेरा टोटल आ जाएगा 257,600। बट इतना ही नहीं, अब हमें कंपेयर करना है अपने करंट सिस्टम को जीआईटी सिस्टम से। तो जीआईटी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं दोस्तों, जितनी डिमांड होती है उतनी ही प्रोडक्शन करते हैं, अवेलेबिलिटी चाहे कितनी भी हो। तो जनवरी में डिमांड 3150 की, जबकि प्रोडक्शन भी हमने कितनी करी 3150 की। हमारे पास अभी नॉर्मल अवेलेबिलिटी 3800 की है, बट हमने पूरी कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं किया। हैंस जनवरी और फरवरी में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई बिकॉज मेरी डिमांड कम थी। बट इन द मंथ ऑफ मार्च आप देखेंगे कि मेरी डिमांड 4000 आवर्स की थी, जबकि नॉर्मल अवेलेबिलिटी सिर्फ 3800 आवर्स की थी। हैंस शॉर्टेज अराइज हुई 260 आवर्स की। और मुझे इस केस में अब क्या करना होगा, आई हैव टू अरेंज दिस 260 एक्स्ट्रा आवर्स बाय पेइंग ओवर टाइम। और ओवर टाइम का रेट हमने निकाला था, कितना निकाला था दोस्तों, वो था 159.50। बट क्या मुझे 260 आवर्स ही अरेंज करने होंगे? जी नहीं, मेरी जो लेबर है वो 95% एफिशिएंट है। तो बेसिकली 260 जो है वो रिफ्लेक्ट करता है मेरी 95% रिक्वायरमेंट को। और अगर मैं 100% रिक्वायर बात करूं तो मुझे रिक्वायर्ड है 273.68 आवर्स, और इनको मैं पे करूंगा एट द रेट ऑफ 159.50, जो मेरे नॉर्मल आवर रेट से 45% प्रीमियम पर मुझे अरेंज करना होगा। सो टोटल ओवर टाइम पेमेंट मेरी मार्च के मंथ में कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 43,652। हाउ डिड आई गेट इट? अगर मैं 273.68 को 159.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ देन आई विल गेट दिस पर्टिकुलर अमाउंट। सिमिलरली अप्रैल और मई में कोई भी इशू नहीं आया, बट इन द मंथ ऑफ जून डिमांड थी 4830 आवर्स की, जबकि अवेलेबल सिर्फ 3800 आवर्स ही थे। सो मुझे अरेंज करने पड़े 130 शॉर्टेज आवर टाइम, और उसे मैंने सेम तरीके से जैसे मार्च में कैलकुलेट किया था वैसे ही कैलकुलेट किया। और मेरी टोटल ओवर टाइम पेमेंट अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो आ जाती है 216,583, which is comparatively less to my normal production system by an extent of 41,017 rupees. सो जीआईटी प्रोडक्शन सिस्टम एक बेटर सिस्टम है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। हेंस जो एमडी सर के व्यूज़ हैं वो एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। बट ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बोल दूँ, अगर आपने क्वेश्चन को यहीं पे दी एंड कर दिया, नो मैटर व्हाट इज़ आस्क्ड इन द क्वेश्चन, अगर आपने जीआईटी प्रोडक्शन के फॉर्मेट के बाद अपना सिर्फ आंसर निकाल कर क्वेश्चन छोड़ दिया, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इन ऑर्डर टू गेट फुल मार्क्स आपको कुछ कमेंट्स लिखने ज़रूरी हैं। और देखिए कितना प्यारा आंसर लिखा हुआ है, दो KPL is saving 41,000 rupees, still we have to consider some other factors in order to take a final call. और क्या होते हैं वो? KPL has to ensure that it receives materials from suppliers on exact date and exact time. Keywords हैं exact date and exact time when they are needed. ठीक है, नेक्स्ट लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। Still, credentials and reliability of supplier must be thoroughly checked. ठीक है, ये दो अलग अलग पॉइंट्स आप बना के लिख सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा आपका, और फिर यहाँ से ये पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद बात की हुई है दैट टू रिमूव एनी क्वालिटी इश्यूज द स्टाफ मस्ट विजिट, ओके दिस इज द कीवर्ड, द इंजीनियरिंग स्टाफ मस्ट विजिट द सप्लायर साइट एंड एग्जामिन देयर
प्रोसेसेस, ठीक है। और आगे नॉट ओनली टू सी इफ दे कैन रिलायबली शिप हाई क्वालिटी पार्ट बट ऑल्सो टू प्रोवाइड असिस्टेंस। यहाँ पर बोल रहा है कि इंजीनियरिंग स्टाफ सप्लायर के वहाँ पर जाकर विजिट करेगा और चेक करेगा कि उनकी क्वालिटी ठीक है या नहीं है, और इतना ही नहीं, उनकी गलतियाँ नहीं निकालनी है, हम बेसिकली उन्हें असिस्टेंस देने के लिए अपना स्टाफ वहाँ पर भेज रहे हैं, ठीक है। ओके, केपीएल शुड ऑल्सो एम टू इम्प्रूव क्वालिटी एट इट्स ओन प्रोसेस एंड डिजाइन लेवल विद द पर्पस ऑफ अचीविंग जीरो डिफेक्ट्स एंड केपीएल शुड ऑल्सो कीप इन माइंड द एफिशिएंसी ऑफ इट्स वर्कफोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लिखना भूल जाते हैं। जेआईटी प्रोडक्शन अपनाने के लिए सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना बहुत ज़रूरी है, यानी कि मुझे अपनी क्वालिटी चेक करनी होगी, अपनी वर्कफोर्स की एफिशिएंसी चेक करनी होगी, फिर सेविंग को देखना होगा, और लास्ट में डिसीजन लेना होगा कि क्या मुझे ये प्रोडक्शन सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो ये डिस्कशन होती है इलस्ट्रेशन नंबर 1 की। इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन के बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस हैं 1 बाय 1, इन्हें भी कंप्लीट करते हैं फटाफट से। सो पहला कॉन्सेप्ट है, पहला क्वेश्चन है जीआईटी जस्ट इन टाइम के ऊपर, और बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के 0 चांसेस, बट एक बार फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। पीएमडब्ल्यू यानी कि पियर्सन मेटल एंड मोटर वर्क्स, अच्छा जी, बीएमडब्ल्यू तो सुना था, पीएमडब्ल्यू भी है दोस्तों। पीएमडब्ल्यू डील्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉपर वायर्ड इलेक्ट्रॉनिक मोटर, अच्छा जी, इलेक्ट्रॉनिक मोटर बनाते हैं ये, कोई बात नहीं। CEO among the top bosses at PMW are hopeful that implementation of JIT will not only improve value but also improve overall manufacturing cycle efficiency। CEO का कहना है कि हमें GIT सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए बिकॉज GIT से उनकी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ओके, GIT प्री इम्प्लीमेंटेशन टीम वॉज फॉर्म्ड टू इवेल्युएट द प्रोबेबिलिटीज। सो प्रॉपर एक टीम बनाई गई और कुछ डेटा जो है उस टीम ने इकट्ठा किया जिसे हमें एनालाइज करना है। सारा डेटा इन मिनट्स में दिया हुआ है। सो क्या क्या कैटेगरीज हैं एक्टिविटीज़ की, वो हैं इंस्पेक्शन, स्टोरेज, मूविंग एंड प्रोसेसिंग। सो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में यानी कि पीएमडब्ल्यू के प्रोडक्शन प्रोसेस में ये 4 तरीके की एक्टिविटीज़ जो हैं वो यूज़ होती हैं। कौन कौन सी? इंस्पेक्शन, स्टोरेज, मूविंग एंड प्रोसेसिंग। अब ट्रेडिशनल सिस्टम में एक्चुअली इंस्पेक्शन पे लगते थे 40 मिनट्स, जबकि जीआईटी में हम लगाएंगे 30 मिनट्स। अच्छा, जीआईटी में इंस्पेक्शन समय कम क्यों हो गया होगा? बिकॉज जीआईटी का एक फीचर होता है कि हमारा इंजीनियरिंग स्टाफ विजिट करता है सप्लायर की साइट पर, और जब पहले ही हम क्वालिटी चेक कर चुके हैं तो फिर हम इंस्पेक्शन में टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट है स्टोरेज टाइम। देखो, ट्रेडिशनल सिस्टम में हमें प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखना पड़ता है, इन्वेंट्री स्टॉक आउट करके रखनी पड़ती है हमें, जबकि जीआईटी सिस्टम में स्टोरेज जैसा तो कोई पंगा ही नहीं है ना दोस्तों। डायरेक्टली जब ज़रूरत पड़ती है सामान को मंगाते हैं और तभी। ये देखिए यहाँ पर 80 मिनट्स लग रहे थे जबकि यहाँ सिर्फ 20 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है। अब मूविंग की बात करते हैं, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई बात है। सो ट्रेडिशनल सिस्टम में 20 मिनट्स लगते थे जबकि जीआईटी में 10 मिनट्स लगते हैं। अब मूविंग टाइम क्यों कम हुआ जीआईटी में, इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है दोस्तों, बट हाँ प्रोसेसिंग की बात करें, एक्चुअली पुराने सिस्टम में 60 मिनट्स लगते थे प्रोसेसिंग में, जबकि अभी जीआईटी में 40 मिनट्स लगते हैं। अब यहाँ पर क्यों किया होगा, मतलब टाइम रिडक्शन ऐसा क्या कर दिया हमने जीआईटी में कि प्रोसेसिंग टाइम ही कम हो गया? तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेल्स का। आप जानते होंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेल्स। एक ही पर्सन डिफरेंट मशीन्स में काम करता है और सिंगल पीस फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम को फॉलो किया जाता है जीआईटी सिस्टम में, जिस वजह से जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी रिड्यूस हो जाता है। सो आई होप मैंने आपको जस्टिफाई भी किया कि कैसे टाइम कम हो जाता है जीआईटी को फॉलो करने से। नाउ क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है। Further, PMW decided to practice single piece flow under GIT। मैंने बोला ही था, PMW received an order which is due to manufacture and delivered for 10 such motors। तो PMW के पास 10 मोटर्स बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट आया है, और 10 मोटर्स को बनाने के लिए टोटल अवेलेबल प्रोडक्शन टाइम कितना है? 480 मिनट्स का। सो टेक्निकली 48 मिनट्स पर ईच मोटर हमारे पास अवेलेबल टाइम है, बट
आउट ऑफ विच, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ विच इट नॉर्मल प्रैक्टिस दैट 30 मिनट्स विल बी स्पेंट इन शट डाउन एंड क्लीनिंग। सो मेरा प्लैंड प्रोडक्शन डाउन टाइम कितना है, प्लैंड डाउन टाइम कहते हैं हम इसे जर्नली, और प्लैंड डाउन टाइम है मेरा 30 मिनट्स का। सो आउट ऑफ 480 मिनट्स, इन 30 मिनट्स को तो मैं वैसे भी प्लैंड डाउन टाइम मान रहा हूँ, तो टोटल मेरे पास कितना टाइम अवेलेबल हो जाएगा, दैट इज 450 मिनट्स, और ये कितना है 10 मोटर्स के लिए। सो ईच मोटर के लिए मेरे पास 45 मिनट्स हैं यारों, ठीक है। एक मोटर बनाने के लिए 45 मिनट का एवरेज टाइम मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। फाइन, आगे देखते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या है क्वेश्चन की। रिक्वायर्ड इज एक्सप्लेन जीआईटी। सबसे पहले तो वो हमसे जानना चाहता है कि जीआईटी होता क्या है। सो ये थियरी वाला पोर्शन है, इसे मैं यहाँ पे कवर नहीं करने वाला हूँ। आगे बात करते हैं, कैलकुलेट द टीएकेटी टाइम एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। तो टीएकेटी टाइम क्या होता है, मैक्सिमम अवेलेबल टाइम फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट। और टीएकेटी टाइम, ये जो 45 मिनट्स हैं, ये और कुछ नहीं है, ये टीएकेटी टाइम ही हमने बेसिकली कैलकुलेट किया है। और अब हमें रिजल्ट्स को इंटरप्रेट भी करना है। सो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर लेंगे, क्या दिक्कत है। और थर्ड पार्ट है, वी हैव टू एडवाइज वेदर कंपनी शुड शिफ्ट टू जीआईटी सिस्टम और नॉट। अब इसके लिए हमें कैसे डिसाइड करना होता है कि हमें शिफ्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो हम कैलकुलेट करते हैं ऐसे केसेस में मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी को। मेरे करंट सिस्टम में मेरी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी कितनी है, और मेरे जीआईटी सिस्टम में मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी कितनी होगी, दोनों को हम कंपेयर करते हैं और फाइनली हम एडवाइस करते हैं कि हमें जीआईटी को अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जान नहीं है बिल्कुल भी। आइए फटाफट से इसका आंसर देखते हैं और इसे खत्म करते हैं, रैप अप करते हैं। तो ये लीजिए, ये आ गया पार्ट नंबर 1, जहाँ पर उन्होंने जीआईटी के बारे में बताया हुआ है। थोड़ी सी डिस्कशन कैनबन कार्ड के ऊपर की हुई है। सो थियरी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट। नेक्स्ट उन्होंने टीएकेटी टाइम निकालने को हमें बोला हुआ है। टीएकेटी टाइम होता क्या है वो बताया हुआ है, उसका फॉर्मूला क्या है वो बताया हुआ है। ये देखिए, अवेलेबल प्रोडक्शन टाइम डिवाइड बाय में टोटल क्वालिटी, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वालिटी नहीं होना चाहिए, ये क्वांटिटी होगा दोस्तों, टोटल क्वांटिटी होगा, टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड, ठीक है। सो कितना निकला टीएकेटी टाइम, 45 मिनट्स, और हमने भी यही कैलकुलेट किया था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक ये नोट दिया हुआ है यहाँ पर, मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया, अगर आप में से किसी को पता है प्लीज़ मुझे बताना। क्या लिखा है इन्होंने, हाइजुंका कैन बी अप्लाइड इन ऑर्डर टू रिड्यूस वेरिएशन बिटवीन टीएकेटी टाइम्स ओवर द प्रोडक्शन। टीएकेटी टाइम्स में जो वेरिएशन है उसे रिड्यूस करने के लिए हाइजुंका का यूज़ किया जा सकता है। अब ये जापानीज वर्ड है, बट इसका क्या मतलब होता है और क्या इसकी एप्लीकेशन है, मुझे स्टडी मैट में तो एटलीस्ट देखने को नहीं मिला, ठीक है। और मैंने अपने टाइम पे क्लासेस नहीं ली हैं कॉस्टिंग की, तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो ये अगर आपको पता हो तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, इसका इंटरप्रिटेशन पढ़ लेते हैं एक बार। कस्टमर डिमांड इज 10 यूनिट्स, कस्टमर की डिमांड 10 यूनिट्स की है। टू कैलकुलेट द टीएकेटी टाइम, डिवाइड द अवेलेबल प्रोडक्शन टाइम बाय द क्वांटिटी रिक्वायर्ड। अच्छा, फॉर्मूले को इन्होंने पैरा फॉर्म में लिख दिया है, आगे देखते हैं। द टीएकेटी टाइम वुड बी 45 मिनट्स। दिस मीन्स दैट प्रोसेस मस्ट बी सेट अप टू प्रोड्यूस 1 यूनिट फॉर एवरी 45 मिनट्स थ्रू आउट द टाइम अवेलेबल। As order volume increases or decreases, TAKT time may be adjusted so that production and demand are synchronized. बस इसको अब और मत बोलना, इसको पढ़ के भूल जाना, कुछ नहीं लिखा हुआ है। इंटरप्रिटेशन में इन्होंने फॉर्मूला समझाया है कि टीएकेटी निकालते कैसे हैं। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में डिस्कशन हमसे बेसिकली एडवाइस मांगी थी इन्होंने कि क्या हमें जीआईटी में शिफ्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसके लिए हमें निकालना होता है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। तो वही थोड़ा सा पहले थियरी ज्ञान दिया हुआ है इन्होंने, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी को यहाँ पर इन्होंने प्रोसेस साइकिल एफिशिएंसी बोला हुआ है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है दोस्तों, सेम ही चीज़ है। वैल्यू एडेड टाइम डिवाइड बाय में टोटल साइकिल टाइम।
ठीक है। वैल्यू एडेड एक्टिविटीज बेसिकली एंड डिवाइडेड बाय में ऑल दी एक्टिविटीज, इसका मतलब ये होता है। जहाँ पे वैल्यू एडेड एक्टिविटी मेरी कौन सी होती है, बेसिकली जो मेरी प्रोसेसिंग में डिवोट किया हुआ टाइम होता है उसे मैं अपनी वैल्यू एडेड एक्टिविटी बोलता हूँ। सो आइए कंप्यूटेशन देखते हैं प्रोसेसिंग साइकिल एफिशिएंसी का। ट्रेडिशनल सिस्टम में मुझे कितना टाइम लग रहा था, मुझे टोटल 200 मिनट्स लगते थे, जबकि प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगता था, 60 मिनट्स। सो मेरी प्रोसेस साइकिल एफिशिएंसी ट्रेडिशनल सिस्टम में थी 30% की, जो JIT में इंक्रीज हो गई और वो हो गई 40% की, बिकॉज JIT सिस्टम में सभी टाइम मुझे कम लग रहे थे। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है अंडर द JIT सिस्टम, हेंस आई शुड वेरी वेल अडॉप्ट दिस पर्टिकुलर सिस्टम। ठीक है जी। सो यही उन्होंने लास्ट में थोड़ा सा फिर थियरी में समझाने की कोशिश की है, और कंक्लूजन क्या है, देयरफॉर इट इज एडवांटेजियस टू शिफ्ट टू JIT सिस्टम। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे डन होता है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। केस स्टडी डाइजेस्ट के क्वेश्चन देखिए, वो ज़्यादा अच्छे हैं। चलिए डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 2, और इस क्वेश्चन में मेहनत ज़्यादा है और आउटपुट अच्छा नहीं है। कहने का मतलब डेटा कलेक्शन करने के लिए बोला गया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो शुरू करते हैं। बट आपको इस तरीके के क्वेश्चंस में जब पैराग्राफ फॉर्म में बहुत ज़्यादा डेटा दिया हो तो अटेंटिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए शुरू करते हैं। अ मैन्युफैक्चरर इज कंसीडरिंग इम्प्लीमेंटिंग JIT इन्वेंट्री सिस्टम। सो JIT पर बेस्ड ये क्वेश्चन है for some of its raw material purchases. Now, as per the current inventory policy, raw materials required for 1 month production and finished goods equivalent to 1 week production. So अभी ये नॉर्मल सिस्टम में इन्वेंट्री मेंटेन करके रखते हैं, बट ये JIT सिस्टम में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। सो एज ऑफ नाउ कितना रॉ मटेरियल ये मेंटेन करते हैं, अराउंड 1 मंथ की रिक्वायरमेंट जो रॉ मटेरियल की होती है उतना ये स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं, और वहीं फिनिश गुड्स के लिए ये 1 वीक प्रोडक्शन जो है स्टॉक में रख कर चलते हैं। ओके, दिस इज डन टू एंश्योर दैट कंपनी कैन केटर टू सडन स्पर्ट इन कंज्यूमर डिमांड को टैकल करने के लिए ये सब किया जाता है। However, the carrying cost of inventory, now this is the main problem of inventory holding system. The carrying cost of inventory has been increasing recently. Hence, the consideration to move to more robust JIT purchasing system that can reduce the inventory carrying cost is required. Details relevant to raw material inventory are given below. So basically अभी तक मुझे समझ आता है कि हमें तो नॉर्मल सिस्टम से JIT सिस्टम में शिफ्ट करना है। क्या हमें शिफ्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बेसिक हमें वो चीज़ को डिस्कस यहाँ पर करना होगा। चलिए देखते हैं। एवरेज इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल हेल्ड बाय द कंपनी थ्रू आउट द ईयर इज 1 करोड़ रुपीज़। सो एवरेज इन्वेंट्री जो हमें हेल्ड करनी पड़ती है वो 1 करोड़ की होती है। छोटा अमाउंट नहीं होता दोस्तों, 1 करोड़ एक बड़ा अमाउंट है जो हमें करंट सिस्टम में इंकर करना पड़ रहा है, और JIT में हमें नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ तो इन्वेंट्री इंकर ही नहीं होती। So, procurement of raw material for the year is 12 crore. By moving to JIT, the company aims at eliminating holding this stock completely in its warehouse. So, JIT को फॉलो करने से, अगर मैं एक हल्का सा स्टेटमेंट यहाँ बनाना चाहूँ, JIT को फॉलो करने से मुझे क्या क्या सेविंग्स होंगी, अगर मैं ये देखना चाहूँ तो सबसे पहले तो मुझे 1 करोड़ की एक पर्टिकुलर सेविंग ये वाली हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। Suppliers will now be responsible for quality check of raw material such that raw material can be supplied in the assembly line. तो जो क्वालिटी चेक के खर्चे हैं वो भी अब सप्लायर्स करेंगे, तो वो भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि उसका अमाउंट अभी हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ। ओके, आगे डिस्कस करते हैं। इंक्रीज्ड क्वालिटी चेक सर्विस डन बाय द सप्लायर्स एज वेल एज टू कंपनसेट देम फॉर द रिस्क ऑफ होल्डिंग द इन्वेंट्री टू प्रोवाइड JIT सर्विस, द कंपनी इज विलिंग टू पे अ हायर प्राइस। अच्छा, क्वालिटी चेक की कॉस्ट को बियर करने के लिए सप्लायर को हम हायर प्राइस देने के लिए रेडी हो गए हैं। Therefore, procurement cost will increase by 30%. Total procurement cost will now be रुपीज़ 15.6 करोड़ पर ईयर। अभी हम पूरे साल में 12 करोड़ की कॉस्ट इंकर कर रहे हैं, और वो 30% से इंक्रीज होकर मेरी 15.6 करोड़ पर ईयर हो जाएगी। तो JIT में
मेरी एडिशनल कॉस्ट लग रही है दोस्तों, ठीक है। तो सिर्फ सेविंग नहीं हो रही, मुझे एडिशनल कॉस्ट भी इंकर करनी पड़ेगी। कितनी? 3.6 करोड़ की ह्यूज कॉस्ट जो है मुझे वो JIT के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से इंकर करनी होगी। 3.6 कैसे आया? 15.6 करोड़ मुझे अभी इंकर करना पड़ रहा है, जबकि करंटली मैं 12 करोड़ ही इंकर कर रहा हूँ। ओके फाइन, आगे देखते हैं। Consequently, quality check and material handling cost for the company would reduce by 1 करोड़ per year. ओके, मुझे उससे बेनिफिट मिलेगा टोटल 1 करोड़ रुपीस का। तो क्योंकि मैं 3.6 एडिशनल इंकर कर रहा हूँ, तो उससे जो मेरा बेनिफिट होगा वो 1 करोड़ रुपीस का सीधा सीधा बेनिफिट हो जाएगा मुझे, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में। सिमिलरली इंश्योरेंस कॉस्ट ऑन रॉ मटेरियल इन्वेंट्री विल ऑफ 20 लाख पर ईयर नीड नॉट बी इंकर्ड एनी लॉन्गर। सो ये एडिशनल 3.6 करोड़ के खर्चे से मुझे एक तो 1 करोड़ का बेनिफिट मिलेगा, प्लस 20 लैक्स का मुझे एक और बेनिफिट भी मिलेगा। मुझे इंश्योरेंस करवाने की अब कोई ज़रूरत नहीं होगी। सो दो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी मुझे मिल जाएंगे। आगे डिस्कस करते हैं। रॉ मटेरियल इज स्टोर्ड इन अ वेयर हाउस दैट कॉस्ट द कंपनी 3 करोड़ रुपीस, ठीक है। 3 करोड़ का खर्चा अभी करंटली मुझे आता है स्टोरेज कॉस्ट के नाम पे। नाउ ऑन चेंजिंग टू JIT दिस वेयर हाउस वुड नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड। तो मुझे एक और बेनिफिट यहाँ से पता चल गया, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। JIT का एक और बेनिफिट है, मैं बोल रहा हूँ डेटा कलेक्शन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, और आपको ध्यान से पढ़ना है इस तरीके के क्वेश्चन को, ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। नाउ प्रोडक्शन इज 1,50,000 यूनिट्स पर ईयर। टोटल मैं इतनी यूनिट्स बनाता हूँ पूरे साल में। द कंपनी प्लान्स टू मेंटेन इट्स फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इक्वल टू 1 वीक प्रोडक्शन। ये क्या, JIT फॉलो करने के बाद भी ये अपना फिनिश गुड का जो मटेरियल है वो आज भी मेंटेन करके रखेंगे एज एन इन्वेंट्री। तो ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। डिस्पाइट दिस, इन ऑर्डर टू हैव कंप्लीट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मैनेजमेंट इज ऑल्सो फैक्टरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन स्टॉपेजेस। अच्छा, वो मान के चल रहे हैं कि बाई चांस अगर प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है तो भी वो कम से कम 1 वीक का प्रोडक्शन जो है वो फिनिश गुड का अपने साथ मेंटेन करके चलेंगे। वेरी कंजर्वेटिव दे आर ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, नाउ दिस कुड हैपन ड्यू टू डिले इन डिलीवरी ऑफ नॉन कन्फर्मेंस ऑफ गुड्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लेबर वर्क इन 1 8 आवर शिफ्ट पर डे। तो एक शिफ्ट 8 घंटे की होती है, और अगर उस 8 घंटे में कोई भी मटेरियल अवेलेबल नहीं हुआ तो ये लोग वेले बैठे रहेंगे, इनसे हम और कोई काम नहीं करवा सकते हैं। नाउ ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ स्टॉक आउट। ओ माय गॉड, ये बहुत बुरी सिचुएशन होती है किसी भी कॉरपोरेट के लिए। स्टॉक आउट सिचुएशन अराइज हो जाएगी कितने की? 3000 यूनिट्स इन अ ईयर। सो अगर स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन होता है तो 3000 यूनिट्स का स्टॉक आउट हो जाएगा। स्टॉक आउट क्या होता है दोस्तों? ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हमारी लॉस ऑफ सेल की। लिखा भी हुआ है, स्टॉक आउट रिप्रेजेंट्स लॉस्ट सेल्स अपॉर्चुनिटी। Therefore, in order to reduce this opportunity cost and to make up for the lost hours, labor can work overtime that would cost the company 10 lakh per annum. So, in 3 lakh units की स्टॉक आउट सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए मुझे ओवर टाइम वर्क करवाना पड़ सकता है, जिसके लिए मुझे एडिशनल 10 लाख रुपीस देने पड़ जाएंगे। नॉर्मल सिस्टम में स्टॉक आउट की सिचुएशन अराइज नहीं हो रही थी, ये चीज़ समझ के चलो। JIT सिस्टम अडॉप्ट करने की वजह से बोला गया कि स्टॉक आउट जैसी सिचुएशन भी अराइज हो सकती है। हैंस हमें 10 लाख का एडिशनल कॉस्ट जो है वो इंकर करनी पड़ सकती है अंडर JIT सिस्टम। आगे क्या बोला हुआ है? दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ आवर्स दैट द लेबर कैन वर्क विद दिस ओवर टाइम स्टॉक आउट कैन रिड्यूस टू 2000 यूनिट्स। अच्छा, ये 10 लाख का खर्चा करने से पूरे 3000 यूनिट्स मेरे सही नहीं हो जाएंगे। मेरी जो स्टॉक आउट है वो 2000 यूनिट्स पर रिड्यूस हो जाएगी, यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस 10 लाख के बदले में मुझे 1000 यूनिट्स की एक्सटेंट तक की स्टॉक आउट जो कम करने का अपॉर्चुनिटी है वो मिलेगी। ओके, सो 1000 यूनिट्स फॉर 10 लाख, ठीक है। आगे देखते हैं। करंटली सेल प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज 5000 पर यूनिट। मैं ऊपर वाले पॉइंट में एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर हमें इवेल्युएट करना होगा दोस्तों सबसे पहले तो, कि क्या हमें स्टॉक आउट के ये 10 लाख कॉस्ट इंकर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए।
बिकॉज यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमें करना होगा और उसके लिए ये फिर आगे डेटा दिया भी हुआ है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। करंटली सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज 5000 पर यूनिट, variable production cost is 2000 per unit, while variable selling journal and administration cost is 750 per unit. Okay, raw material procurement cost is currently 800 per unit, that will increase by 30% to 1040 पर यूनिट अंडर जीआईटी सिस्टम। लो जी, एक और एडिशनल खर्चा होगा जीआईटी सिस्टम में। जो प्रोडक्ट अभी मैं 800 रुपये का ले रहा हूँ वो जीआईटी सिस्टम में मुझे कितने का मिलेगा दोस्तों? वो जीआईटी सिस्टम में मैं 1040 पर यूनिट के हिसाब से उसको बाय करूँगा, तो मेरा खर्चा ही उल्टा बढ़ जाएगा। अब मुझे एक चीज़ यहाँ पे अभी क्लियर नहीं हुई है कि ये जो 2000 की टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसमें ये रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट इंक्लूड हुई है या नहीं हुई, ये कहीं पे भी अभी क्लियरली मेंशन नहीं है। सो ये हमें देखना होगा। ऑन एन एवरेज द लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 15% पर एनम। सो ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का रेट कितना चल रहा है या मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है? 15% का। ओके, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन? कैलकुलेट द बेनिफिट और लॉस इफ द कंपनी डिसाइड्स टू मूव फ्रॉम करंट सिस्टम टू JIT सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है रिकमेंड द फैक्टर्स दैट द मैनेजमेंट नीड्स टू कंसीडर बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द JIT। एग्जाम में इसी तरीके का एक थियरी और एक प्रैक्टिकल आपसे पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन देखने के बाद तो मुझे ऐसा ही लगता है। चलिए कैलकुलेट वाला पोर्शन देख लेते हैं, थियरी वाला पोर्शन तो आप भी पढ़ लेंगे। उसने कहा कि नेट बेनिफिट या लॉस कितना होगा अगर हम JIT सिस्टम पे चले जाते हैं, तो ये हमने कैलकुलेशन ऑलरेडी कर ली है। अगर हम JIT सिस्टम पे जाते हैं तो हमें 1 करोड़ की ये सेविंग देखने को मिलेगी, बट हमें कुछ एडिशनल कॉस्ट भी इंकर करनी पड़ेगी जो है 3.6 करोड़ की, बट जिसके बदले में मुझे 1.2 करोड़ का तो बेनिफिट भी साथ के साथ मिल जाएगा। सो अभी तक तो मेरी कॉस्ट ही ज़्यादा इंकर हुई है, पढ़ने से ऐसा लगता है, बट यहाँ पर फिर एक ये बेनिफिट 3 करोड़ का भी है। चलिए इस डेटा को कंपाइल कर लेते हैं और कंपाइल करने के बाद ही हम किसी डिसीजन पर आ पाएंगे। और इतना ही नहीं, हमें यहाँ पर ये स्टॉक आउट कॉस्ट को भी कैलकुलेट करना होगा दोस्तों, ठीक है, और तभी हम डिसीजन ले पाएंगे। तो यहाँ पर भी मुझे एक बार ये स्टॉक आउट कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी, जिसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, आइए, मेरा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 5000 पर यूनिट का, ठीक है, जिसमें से मुझे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट दी हुई है 2000 पर यूनिट की, और मैं ये मान रहा हूँ कि इस प्रोडक्शन कॉस्ट में ही ये 800 भी इंक्लूडेड था, जो अब JIT में मुझे 1040 यानी 1040 ऑलरेडी इस 2000 में इंक्लूडेड है, मैं ऐसा मान रहा हूँ, ठीक है, माइनस 800, तो कुल मिला के मैं 240 JIT सिस्टम में एडिशनल पेमेंट करने वाला हूँ। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। मेरी सेलिंग प्राइस है 5000 की, मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? फिलहाल तो है ये 2000 की, बट JIT सिस्टम में मुझे 240 एडिशनल पेमेंट करनी पड़ जाएगी, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरी 240 की हो जाएगी। इसके अलावा मेरा सेलिंग जर्नल और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है? 750 पर यूनिट का। तो मेरी टोटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी आ रही है दोस्तों? ये आ जाएगी 5000 माइनस 2000 माइनस 240 माइनस 750। सो मेरी 2010 रुपीज़ की कंट्रीब्यूशन आ रही है पर यूनिट। आइए अब थोड़ा सा डिस्कशन को शुरू करते हैं। मेरी स्टॉक आउट कॉस्ट जो है, मुझे 10 लाख की एडिशनल कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी, ठीक है, और 10 लाख की एडिशनल कॉस्ट इंकर करने के बाद मुझे बेनिफिट मिलेगा 1000 यूनिट का, यानी 1000 यूनिट्स, और पर यूनिट मुझे कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है दोस्तों? 2010 पर यूनिट का, यानी टोटल विल अमाउंट्स टू 20,10,000। 10 लाख का खर्चा करने पर मुझे 20,10,000 का बेनिफिट मिलेगा। हेंस डेफिनेटली मुझे ये कॉस्ट जो है वो इंकर कर लेनी चाहिए, बट JIT की वजह से मुझे यहाँ नुकसान कितना होगा? अभी भी 2000 यूनिट्स ऐसी हैं जो मेरी स्टॉक आउट सिचुएशन में खड़ी हुई हैं, यानी ये वाली 2000 यूनिट्स पर मुझे स्टॉक आउट कॉस्ट इंकर होगी, और कितनी होगी? पर यूनिट मैं कितना कंट्रीब्यूशन लॉस करूँगा? तो ये आ जाएगा 2000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय में 2010
तो 40,20,000 का मुझे स्टॉक आउट या फिर कंट्रीब्यूशन लॉस इंकर करना पड़ेगा एंड थैंक्स टू जेआईटी सिस्टम। सो अब मुझे लगता है मैंने क्वेश्चन में सारी एडिशनल बेनिफिट और एडिशनल कॉस्ट कंप्यूट कर ली हैं। अब इसका एक टेबल बनाना है, बट मैं कहता हूँ कि आईसीआई का ही आंसर देख लेते हैं ना यारो, उन्होंने टेबल बना ही रखा होगा और हम लगे हाथ फॉर्मेट भी वेरीफाई कर लेंगे। चलिए आइए डिस्कशन को शुरू करते हैं। इम्प्लीमेंटिंग जेआईटी प्रोक्योरमेंट सिस्टम। सो जेआईटी परचेजिंग पर बेस्ड ये क्वेश्चन है और जेआईटी प्रोडक्शन के ऊपर हम ऑलरेडी एक इलस्ट्रेशन देख चुके हैं। सो दोनों पार्ट यहाँ पर जेआईटी से जुड़े हुए कवर होते हैं दोस्तों, ठीक है जी। आइए शुरू करते हैं दोनों ही डिस्कशन। ये है मेरा करंट सिस्टम और ये है मेरा जेआईटी सिस्टम, ठीक है जी। सबसे पहले तो रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। जी हाँ, 12 करोड़ की कॉस्ट मुझे इंकर हो रही थी, बट जेआईटी में मुझे 30% प्रीमियम देना पड़ रहा है सप्लायर को, जिस वजह से 12 करोड़ प्लस 30% अगर मैं कर दूं तो मेरी ये वाली कॉस्ट आ जाएगी। आगे देखते हैं। क्वालिटी चेक्स 1 करोड़ की जो कॉस्ट थी वो नॉर्मल सिस्टम में इंकर हो रही है, पर जेआईटी में वो इंकर नहीं होगी। वैसे ही इंश्योरेंस कॉस्ट 20 लाख की मुझे इंकर नहीं करनी होगी और वेयर हाउस कॉस्ट 3 करोड़ की भी मुझे इंकर नहीं करनी होगी। पर ये आ गया ओवर टाइम चार्जेस 10 लाख रुपीस का। जी हाँ, ये हमने कंक्लूड किया था ना कि 10 लाख की कॉस्ट इंकर करने से अगर हमें बेनिफिट होता है 20,10,000 का, तो हमें ये कॉस्ट इंकर कर देनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसलिए ये आ गया 10 लाख का अमाउंट। स्टॉक आउट कॉस्ट मेरी कितनी आ गई है, वो आ गई है 40,20,000 की। तो ये मेरा नुकसान है जेआईटी को फॉलो करने का। एनी हाउ, अगर मैं दोनों ही सिस्टम्स को कंपेयर करूं दोस्तों, सो नॉर्मल सिस्टम में 16 करोड़ 20 लाख का मुझे एक्सपेंस इंकर करना पड़ता था, जबकि जेआईटी में वो कंपैरेटिवली लेस है बाय एन अमाउंट ऑफ 9,80,000 पर ईयर। और अगर मैं इसे री इन्वेस्ट करूं 15% के रेट पे, तो मुझे 1,47,000 पर ईयर बेनिफिट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो टोटल सेविंग्स मेरी कितनी हो गई, मेरी टोटल सेविंग हो गई 9,80,000 प्लस 1,47,000, सो 11,27,000। सही निकाला है ना मैंने, 9,80,000 प्लस 147,000। जी हाँ, 11,27,000 का टोटल बेनिफिट जो है वो मुझे देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर केस में। हेंस जेआईटी तो फॉलो करना ही चाहिए। अब आगे उन्होंने क्या बोला है कि इन एडिशन बाय स्विचिंग ओवर टू जेआईटी सिस्टम, कंपनी विल आल्सो सेव वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ 1 करोड़ रुपीस ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग। ओके हाँ, जो 1 करोड़ की हमने सेविंग इंकर की थी, ये वाली, ये यहाँ पे इस चीज़ की बात कर रहा है। तो ये जो हमने 1 करोड़ सेव किए हैं, उसके ऊपर भी मैं 15% अर्न करूंगा और वो आ जाएगा 15 लैक्स का अमाउंट, यानी टोटल 11,27,000 प्लस 15 लाख, तो टोटल 26,27,000 पर ईयर का मुझे टोटल बेनिफिट होगा जेआईटी को फॉलो करने से। सो हेंस जेआईटी को हमें अडॉप्ट करना ही चाहिए, इसमें तो कोई डाउट अब हमें रह ही नहीं गया। जेआईटी शुड बी अडॉप्टेड। अच्छा, शुड ओवर टाइम कॉस्ट भी इंकर टू रिड्यूस स्टॉक आउट। अच्छा, इन्होंने वो एनालिसिस यहाँ पर नीचे किया हुआ है वर्किंग में कि क्या हमें 10 लाख की कॉस्ट इंकर करनी चाहिए या नहीं, वो हम पहले ही देख चुके हैं। देखिए, एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है 20,10,000 का, जबकि एडिशनल कॉस्ट है 10 लाख की। हेंस हमें ये अडॉप्ट कर लेना चाहिए। और स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी आ जाएगी, जो मेरी 2000 यूनिट्स अभी भी स्टॉक आउट सिचुएशन में है, उसमें मुझे कितना लॉस आ जाएगा, तो 40,20,000 का लॉस आ जाएगा। वो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो 1 करोड़ की मेरी वर्किंग कैपिटल सेविंग हुई है, ये ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये वाला 1 करोड़ नहीं है, ये दूसरा 1 करोड़ है, ये क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। एनी हाउ, जेआईटी ये फॉर्मेट फिर से बोल रहा हूँ भाइयों, याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमें थियरी का ज्ञान देना है कि हमें क्या अदर फैक्टर्स हैं जिन्हें कंसीडर करना चाहिए बिफोर अडॉप्टिंग जेआईटी प्रोक्योरमेंट सिस्टम। तो ये हमें अच्छे से याद करने हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। और कोई भी क्वेश्चन आए, आप ये लिख कर आइए, मेरी सलाह मानिए तो 2-4 पॉइंट ये वाले लिखने ज़रूरी होते हैं। प्लीज़, जेआईटी परचेजिंग का कोई भी क्वेश्चन आए तो ये 2-3 पॉइंट्स लिख लेने हैं। आइए पढ़ लेते हैं। The entire production process has to be detailed and integrated sequentially. डिटेल्ड एंड इंटीग्रेटेड सिक्वेंशली यहाँ पे कीवर्ड्स हैं। तो कभी भी परचेजिंग सिस्टम को अडॉप्ट करने से पहले हमें अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को डिटेल्ड और इंटीग्रेटेड करना होगा।
नेक्स्ट बोल रहा है कि डी सिंस प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट ऑन डिलीवरी एंड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, हैवी रिलायंस इज बीइंग प्लेस्ड ऑन सप्लायर्स। सो रिलेशनशिप विद सप्लायर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिकली यहाँ पे ये बात करना चाह रहा है। थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि एक्यूरेट प्रिडिक्शन ऑफ सेल ट्रेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितनी परचेजिंग हमें करनी पड़ सकती है टू डिटरमाइन दी प्रोडक्शन शेड्यूल। Okay, continuous monitoring is also required even after implementation because to ensure smooth operations। so जर्नल पॉइंट है और हमें थोड़ा सा ये लिख कर आने हो सकते हैं। ये डिस्कशन खत्म होती है यहाँ पे क्वेश्चन 2 की। दोस्तों डिस्कशन शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ी सी साफ सफाई कर लूँ मैं पहले, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लूँ। जी हाँ, और हाँ मैं एक बात और बोल दूं, टेस्ट योर नॉलेज के जितने भी क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के, अगर उनमें से आप पूछो कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो मेरे से एक ही आंसर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो है क्वेश्चन नंबर 3। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जीआईटी प्रोडक्शन सिस्टम के रिगार्डिंग, ठीक है, और ये सॉल्व करने के बाद आपको डेफिनेटली जीआईटी के कॉन्सेप्ट में कोई इशू नहीं आएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन को। Pixel Limited is a toy manufacturing company. It sells toys through its retail outlets. Okay, it purchases materials needed to manufacture toys from a number of different suppliers. Okay, recently due to entity of few reputed foreign brands, ये entity नहीं होगा, ये entry होगा दोस्तों। Recently, due to the entry of few reputed foreign brands in the market and particularly in the segment in which Pixel is doing business, it is facing a threat to operate profitability. Profit तक के लाले पड़ गए हैं, हमारे हरियाणा में ऐसा बोलते हैं। Each toy requires 4 kg of materials at the rate of 19 per kg and a 5% of all materials supplied by the suppliers are found to be substandard quality। इसका सिंपल सा मतलब है कि देखो मुझे पर यूनिट बनाने के लिए 4 kg मटेरियल लगता है। ओहो ये क्या हो गया, एक सेकेंड देखो, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक यूनिट को बनाने के लिए मुझे 4 kg मटेरियल यूज होता है, जबकि 5% ऑफ मटेरियल जो होता है वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का होता है, यानी फॉर 4 kg रिप्रेजेंट्स 95% ऑफ द क्वालिटी। एंड पर केजी मुझे क्या कॉस्ट पड़ती है, तो पर केजी मुझे 19 रुपीज़ की कॉस्ट इंकर होती है, ठीक है। सो पर यूनिट अगर मुझे मटेरियल कॉस्ट निकालनी हो तो ये हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाय में 95% मल्टीप्लाई बाय में 19, सो अराउंड 80 रुपीज़ पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट मुझे कितनी आ जाएगी, 80 रुपीज़ की कॉस्ट आ जाएगी मुझे, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। लेबर आवर रिक्वायरमेंट फॉर ईच टॉय इज 0.4 आवर एट 120 पर आवर। तो पर यूनिट लेबर कॉस्ट मुझे कितनी लगती है, मुझे 120 पर आवर के हिसाब से पेमेंट करनी होती है, और 0.54 आवर पर प्रोडक्ट मुझे बनाने में लग जाता है, यानी 120 इंटू 0.4 48 पर यूनिट। सो लेबर आ जाती है 48 पर यूनिट की, एक यूनिट को बनाने के लिए। सो पर यूनिट बेस पे कितना लेबर लगता है और कितना मटेरियल लगता है ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। आगे देखते हैं। मार्केट रिसर्च हैज डिटरमाइंड दैट द सेलिंग प्राइस विल बी 240 पर टॉय एंड द कंपनी रिक्वायर्स अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 15% ऑन द सेलिंग प्राइस, ठीक है। एक्सपेक्टेड डिमांड फॉर द टॉय विल बी 50,000 टॉयज। सेल एंड वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट फॉर द क्वार्टर्स विल बी एज फॉलोस। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमने निकाल ली, लेबर कॉस्ट हमने निकाल ली है, सेलिंग प्राइस हमें गिवन है। अब वेरिएबल ओवरहेड्स का जो डेटा है वो यहाँ पर दिया हुआ है हमें, ठीक है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। सेल्स जो हैं वो क्वार्टर वाइज दी हुई है। सो क्वार्टर नंबर 1 एंड क्वार्टर नंबर 2 में हम 7,500 और 9,000 यूनिट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 फेस्टिव सीजन्स हैं, यानी कि यहाँ पर जो हमारी सेल्स है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। यहाँ पर 15,500 और यहाँ पे 18,000 यूनिट्स हो जाएगी। बिल्कुल इंडियन एनवायरनमेंट की बात करें, बिकॉज क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 दिवाली जैसे त्यौहार आते हैं और सेल इंक्रीज हो जाती है। सो ये बिल्कुल रियल टच दे रहा है इस एग्जाम्पल को। और वेरिएबल ओवरहेड देख लीजिए एक बार,
क्वार्टर 1 में वेरिएबल ओवरहेड 22 का है, क्वार्टर 2 में भी 22 का है, बट क्वार्टर 3 और 4 में ये इंक्रीज हो गया है। सो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर होती है कि ये जो वेरिएबल ओवरहेड है ये सेमी वेरिएबल नेचर का है। आप समझते हैं कि ओवरहेड्स जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, फिक्स्ड होते हैं और सेमी वेरिएबल होते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर एक्सपेंस है ये सेमी वेरिएबल नेचर का है, क्योंकि अगर आप 7500 यूनिट सेल करें या फिर 9000 यूनिट सेल करें, मेरी वेरिएबल ओवरहेड सेम रह रही है। बट जैसे ही मैंने 15,500 पे शिफ्ट किया, मेरी ओवरहेड इंक्रीज हो गई, और वहीं अगर मैंने 18,000 पे शिफ्ट किया तो वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। एनी हाउ, आगे देखते हैं क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 6,25,000 फॉर ईच क्वार्टर। सो पर क्वार्टर 6,25,000 के फिक्स्ड ओवरहेड्स मुझे इंकर करने पड़ेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 50,000 यूनिट्स। The production manager has decided to produce 12,500 units in each quarter irrespective of the demand. Inventory holding cost will be 18 per unit of average inventory per quarter. तो डिमांड चाहे कुछ भी हो, जैसे कि यहाँ पर 7,500 की डिमांड है, बट मैं प्रोडक्शन कितने करने की सोच रहा हूँ, मैं 12,500 यूनिट्स की प्रोडक्शन करने की सोच रहा हूँ कंपेरेटिवली विद द डिमांड ऑफ 7,500। सो मेरी इन्वेंट्री स्टॉकिंग कॉस्ट अच्छी खासी है 18 पर यूनिट की। तो नॉर्मल सिस्टम में तो ऐसा ही होता है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन अबव, और इन वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट में इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट अभी इंक्लूड नहीं की है, तो उसे अलग से कंसीडर करना होगा। आगे चलते हैं। नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी पर क्वार्टर इज 15,000 टॉयज। सो 12,500 पर क्वार्टर में बनाने की सोच रहा हूँ, जबकि मेरी कैपेसिटी 15,000 टॉयज़ की है। द कंपनी कैन प्रोड्यूस फर्दर अप टू 6,000 यूनिट्स पर क्वार्टर बाय रिजॉर्टिंग टू ओवर टाइम वर्किंग, और मैं अपनी 15,000 की कैपेसिटी को 6,000 से इंक्रीज भी कर सकता हूँ, यानी टोटल 21,000 यूनिट्स पर क्वार्टर में बना सकता हूँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगर मैं ओवर टाइम वर्किंग का यूज़ करता हूँ। ओवर टाइम वेजेस विल बी एट 150% ऑफ नॉर्मल वेज रेट। ओके, क्वेश्चन में हमें नॉर्मल वेज रेट दिया हुआ था दोस्तों 120, और जस्ट अ सेकेंड, नॉर्मल वेज रेट दिया हुआ था हमें 120, और हम 150% अगर इसका करें तो ₹180 के हिसाब से मुझे ओवर टाइम वेजेस का पेमेंट करना पड़ेगा। ओके फाइन। रिक्वायरमेंट क्या है? We need to calculate the cost gap that exists between the total cost per toy as per the production plan and the target cost per toy. ओके, यहाँ पर बेसिकली हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी होंगी कॉस्ट गैप को निकालने के लिए। कॉस्ट गैप का क्या मतलब होता है कि हमारी एक्चुअल में कितनी कॉस्ट इंकर हो रही है और हमारी टारगेट कॉस्ट कितनी है, और दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, सो हमें कैलकुलेशन करनी होगी। यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेशन करनी होगी? हमें सबसे पहले तो अपनी एक्चुअल कॉस्ट निकालनी होगी, उसके बाद हमें यहाँ पे टारगेट कॉस्ट निकालनी होगी, और फिर हमें उन दोनों को कंपेयर करना होगा और डिसाइड करना होगा कि कॉस्ट गैप कितना आ रहा है। चलिए ये हम निकाल लेंगे। उसके बाद उसने बोला डिस्कस हाउ JIT परचेजिंग एंड प्रोडक्शन विल रिमूव दी कॉस्ट गैप। इस कॉस्ट गैप को कम करने के लिए JIT का कैसे यूज़ किया जाएगा वो बताना है हमें। ओके, यानी मेरे को नॉर्मल मेथड में सबसे पहले निकालनी है, यानी मुझे फर्दर यहाँ पे क्या करना है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हमें नॉर्मल मेथड के सबसे पहले तो कैलकुलेशन करनी है, जहाँ पे इन्वेंट्री स्टॉकिंग करते हैं, और फिर हमें दूसरा JIT वाला मेथड के अकॉर्डिंग अपना निकालनी है और देखना है कि कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कि काइंडली एक्सप्लेन हाउ इम्प्लीमेंटेशन JIT production method can be a major source of competitive advantage and success of the company. So ये एक थियरी पोर्शन है, ये हम रीड आउट एक बार कर लेंगे। चलिए, हमने पूरा क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस कर लिया है। थोड़ी सी वीडियो प्रॉब्लम अगर आई होगी तो प्लीज़ बियर विद दैट। ठीक है, वो थोड़ा सा लाइट का इशू है, इस वजह से आई है। चलिए आंसर देखते हैं फटाफट से। ये आ गया हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है कॉस्ट गैप, जिसके लिए हमें कंपैरिजन करना होगा एक्चुअल कॉस्ट का विद रिस्पेक्ट टू माय
जो टारगेट कॉस्ट है उससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। तो कॉस्ट गैप क्या है? टोटल कॉस्ट पर टॉय एंड टारगेट कॉस्ट पर टॉय, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो सबसे पहले हमने टारगेट कॉस्ट की कैलकुलेशन यहाँ पर देखनी है। सेलिंग प्राइस पर टॉय हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 240 पर यूनिट, और अगर 50,000 यूनिट्स बनानी है तो टोटल कॉस्ट कितनी इंकर होगी? वो होगी 1 करोड़ 20 लाख की। रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन 15% ऑन सेलिंग प्राइस है, जो हमारा आ जाएगा 36 रुपीज़। 36 कैसे आया? अगर मैं 240 को 15% से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 36 आ जाएगा। ठीक है, सो फाइनली मेरी टोटल 1 करोड़ 2 लाख जो है टारगेट कॉस्ट आ जाएगी, और पर यूनिट बेसिस पे मेरी टारगेट कॉस्ट कितनी आ गई? ये आ जाएगी 1 करोड़ 2 लाख को अगर मैं 50,000 से डिवाइड करूं तो मेरी कॉस्ट आ जाएगी 204 रुपीज़ की। अब एक चीज़ यहाँ पे समझना, अगर मैं सीधा 240 को 36 से भी सब्ट्रैक्ट कर देता तो 204 तो मेरा वैसे भी यहाँ पे कैलकुलेट हो ही रहा था। बट आईसीआई का सॉल्व करने का मेथड ये है दोस्तों, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से करना है। आपको टोटल कॉस्ट निकाल कर ही सॉल्व करके दिखाना चाहिए इफ़ यू वांट टू गेन फुल मार्क्स। सो एनी हाउ, टारगेट कॉस्ट पर टॉय इज़ 204 पर टॉय, दोनों ही केस में वही आने वाली है। ठीक है, अब हमने टारगेट कॉस्ट निकाल ली है, यानी हमने कॉस्ट गैप के लिए जो एक रिक्वायरमेंट थी टारगेट कॉस्ट की वो तो हमने सॉल्व कर ली है। अब हमें निकालना होगा एक्चुअल कॉस्ट को, तभी हम इन दोनों को करेंगे कंपेयर। तो आइए अब निकालते हैं एक्चुअल कॉस्ट को। एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलेगी? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जब मैं टोटल यूनिट से डिवाइड कर दूंगा तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। करंट सिस्टम में इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट हमारी इंकर होगी, जबकि जीआईटी सिस्टम में इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इंकर नहीं होगी। तो सबसे पहले नॉर्मल सिस्टम में एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। समझते जाइए मैं क्या कर रहा हूँ क्वेश्चन में। अभी मैं नॉर्मल सिस्टम में एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो आइए, मेरा नॉर्मल सिस्टम क्या है? मैं हर क्वार्टर में 12,500 यूनिट्स बनाता हूँ, डिमांड जो भी हो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो क्वार्टर 1 में मेरी प्रोडक्शन मैंने करी 12,500 यूनिट्स की, जबकि सेल कर पाया सिर्फ 7,500 यूनिट्स। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ गया 5,000 यूनिट्स का, और एवरेज इन्वेंट्री कितनी हो गई? 2500 की। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आई? मेरा ओपनिंग इन्वेंट्री था 0 का, मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 5,000 का, तो 0 और 5,000 का एवरेज मैंने निकाला, वो आ गया 2,500। और इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है मेरी 18 पर यूनिट की। सो 2500 को अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट फॉर क्वार्टर 1 विच इज़ 45,000। सिमिलर पैशन में, सिमिलर मैनर में आप कैलकुलेट कर सकते हैं बचे हुए क्वार्टर्स के लिए भी कॉस्ट। ठीक है, ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो नेक्स्ट क्वार्टर की ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी, यानी ये जो 5,000 मैंने यहाँ पर क्लोजिंग निकाला नेक्स्ट क्वार्टर का हो जाएगा ओपनिंग। सिमिलरली ये 8,500 ऊपर चला जाएगा और यहाँ का बन जाएगा ओपनिंग। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो ये हमने निकाल दी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, और एक अच्छा खासा अमाउंट आ गया ये 3,42,000 का। चलिए आगे देखते हैं। टोटल कॉस्ट पर टॉय एज पर प्रोडक्शन प्लान अब कितना है वो देख लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है दोस्तों? वो है 80 रुपीज़ की। ये हमने क्वेश्चन रीड आउट करते टाइम निकाल लिया था। ये कैसे आया मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। देखो, मुझे 4.21 kg जो है मटेरियल यूज़ हो रहा था मेरा, और 19 पर केजी के हिसाब से मुझे मटेरियल मिल रहा था। तो जब मैंने 19 को 4.21 से मल्टीप्लाई किया तो अराउंड 80 रुपीज़ आ गया। ये 4.21 कैसे आया था? मुझे एक यूनिट को बनाने के लिए 4 kg मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी, बट सब स्टैंडर्ड मटेरियल मुझे अवेलेबल हो रहा था, शायद 5% सब्सटीरियल था। सो 4 kg को मैंने 95% से डिवाइड किया, तो मुझे समझ आया कि पर यूनिट मुझे 4.21 kg की रिक्वायरमेंट है, और 1 kg मुझे 19 रुपीज़ पर kg पर अवेलेबल हो रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास आ गया पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट ऑफ 80 रुपीज़। ठीक है, ये कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से करी थी। वैसे ही डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट है 48 की। ठीक है, अब ये 48 भी हम सॉल्व कर चुके हैं। ये कैसे आया था? मुझे 120 रुपीज़ पर आवर की कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है
और एक प्रोडक्ट को बनाने में 0.4 आवर्स का टाइम जो है वो डिवोट होता है। सो 120 इंटू 0.4 ये आ जाता है मेरा, सॉरी 120 इंटू 0.4 48 रुपीज़ मेरे आ जाते हैं। तो ये दोनों कैलकुलेशंस कुछ इस तरीके से हुई हैं। एनी हाउ टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मटेरियल कॉस्ट लगती है, लेबर कॉस्ट लगती है और उसके बाद लगते हैं वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स। सो वेरिएबल ओवरहेड कितने लग रहे हैं यहाँ पे, वो क्वार्टर वाइज हमें एग्जाम क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। तो इस तरीके से मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई 150, 150, 152 एंड 153। ये वेरिएबल कॉस्ट में फ़र्क आया बिकॉज ऑफ द वेरिएबल ओवरहेड, बिकॉज ये वेरी कर रहे हैं। सो जब मैंने टोटल 80 प्लस 48 प्लस 22 किया तो मेरा 150 आ गया। ओके, सो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ गई है, बट अब हम क्वार्टर वाइज कितनी यूनिट्स बना रहे हैं, 12,500 पर ईच क्वार्टर। सो क्वार्टर वाइज मेरा कॉस्ट आ जाएगा 18,75,000। यहाँ पर भी वही रहेगा बट यहाँ पर वो वेरी कर जाएगा थोड़ा सा। और एनी हाउ टोटल कॉस्ट अभी मेरी 62,500 आ जाएगी पर एनम बेसिस पे। और इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट हम निकाल ही चुके हैं 3,42,000 की। और फिक्स्ड ओवरहेड पर एनम बेसिस पे मेरे कितने हैं, 25 लाख रुपीज़ के, बिकॉज 6,25,000 पर क्वार्टर कॉस्ट मुझे दी गई है। सो अगर मैं अब टोटल कॉस्ट निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस मेरी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट प्लस मेरे फिक्स्ड ओवरहेड्स और इन तीनों का टोटल करूं तो ये आ जाएगा। और अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं 50,000 यूनिट से तो पर यूनिट टोटल कॉस्ट मेरी आ जाएगी 208.09। मेरी टारगेट कॉस्ट कितनी थी दोस्तों, एक बार ये देख लेते हैं। टारगेट कॉस्ट थी 204, जबकि मेरी एक्चुअल कॉस्ट आ रही है 208.09, यानी कि 4.09 से मुझे कॉस्ट रिड्यूस करने की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं टेक्निक्स को यूज़ कर सकता हूँ। टेक्निक्स लाइक टारगेट कॉस्टिंग, टेक्निक्स लाइक काइजन, अदर टेक्निक्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली नीचे इन्होंने वर्किंग दिया हुआ है, बट अच्छा मटेरियल और लेबर की कॉस्ट निकाली है, वो हमें ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट गैप हमारा कितना आ गया, 4.09 पर टॉय का हमारा कॉस्ट गैप आ गया है। ठीक है जी। सो फर्स्ट पार्ट की रिक्वायरमेंट यही थी। दूसरे पार्ट की रिक्वायरमेंट थी कि अगर मैं नॉर्मल सिस्टम को यूज़ ना करते हुए जीआईटी सिस्टम को यूज़ करूं तो क्या आंसर में कुछ फ़र्क आएगा, क्या हमारी सेविंग्स में कुछ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ देखने को मिलेगा। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट मेरी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जीआईटी सिस्टम में हम इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करते, बट यहाँ पर जीआईटी फॉलो करते वक्त इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट तो इंकर नहीं होती, बट स्टॉक आउट कॉस्ट जैसी सिचुएशन अराइज हो सकती है, ये हमने इलस्ट्रेशन में देखा था, या फिर ओवर टाइम पेमेंट जैसी कॉस्ट जो है वो इंकर हो सकती है। तो देखते हैं सबसे पहले कि जीआईटी में कौन सी कॉस्ट इंकर हो रही है। ओपनिंग स्टॉक हम मेंटेन करके ही नहीं रखने वाले, हम जितनी डिमांड होगी उतना प्रोड्यूस करेंगे। सो क्वार्टर 1 में डिमांड जितनी थी उतना हमने प्रोड्यूस किया, क्वार्टर 2 में भी जितनी डिमांड थी उतना ही प्रोड्यूस और सेल किया। क्वार्टर 3 में अब डिमांड 15,500 यूनिट्स की थी, समझना मेरी बात, ठीक है। बट मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी मुझे क्वेश्चन में दी हुई है वो तो सिर्फ 15,000 यूनिट्स पर क्वार्टर की है दोस्तों। सो ऐसे में मेरी शॉर्टेज आ जाएगी 500 यूनिट्स की। और वैसे ही क्वार्टर 4 में 18,000 यूनिट्स की डिमांड थी दोस्तों, बट मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी सिर्फ 15,000 की है, यानी यहाँ पर भी शॉर्टेज आ जाएगी 3,000 यूनिट्स की। ठीक है, सो मुझे एडिशनल कॉस्ट इंकर करनी पड़ जाएगी 3,500 यूनिट्स पर बिकॉज ऑफ द अडॉप्शन ऑफ जीआईटी सिस्टम। ठीक है, और ये कॉस्ट कितनी होगी अभी इसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए टोटल कॉस्ट देख लेते हैं जीआईटी सिस्टम में कितनी आ रही है। जीआईटी सिस्टम में 76 रुपीज़ पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट आ रही है। अब ये कैसे आई, 76 कैसे कैलकुलेट हुआ, सिंपल है, 4 kg का मटेरियल यूज़ हो रहा था और 19 रुपीज़ पर kg के हिसाब से मुझे ये अवेलेबल होता है। सो इट अमाउंट्स टू 76 पर kg। यहाँ पर आईसीआई की अजम्पशन है कि जीआईटी सिस्टम में सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का कोई भी इशू अराइज नहीं होगा।
हालांकि आप ऑल्टरनेट अजम्पशन लेकर इसे 4 kg ना मानते हुए 4.21 kg के हिसाब से भी आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, वो बिल्कुल सही होगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे ICI की अजम्पशन है और नॉर्मली होता भी ऐसे ही है। GIT में सब स्टैंडर्ड क्वालिटी हम सप्लायर से एक्सपेक्ट नहीं करते। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 48 जो पहले थी वही है, वेरिएबल ओवरहेड भी सेम है और हैंस मेरी वेरिएबल कॉस्ट निकल कर आ गई। मल्टीप्लाई बाय में नंबर ऑफ यूनिट्स, अब जितनी मेरी डिमांड है उतनी ही यूनिट्स का मैं प्रोडक्शन करने वाला हूँ, तो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्वार्टर वाइज चेंज हो गई है, ठीक है। और टोटल मेरी कॉस्ट आ गई है 7385। इसमें मैं ऐड करूँगा मेरी स्टॉक आउट कॉस्ट, ठीक है। और कितने 3500 यूनिट्स की स्टॉक आउट कॉस्ट मुझे इंकर करनी पड़ेगी और कितना मुझे एडिशनल ओवर टाइम पे करना पड़ेगा इसको बियर करने के लिए। देखो क्वेश्चन में एक लाइन दी हुई है जहाँ पर बोला हुआ है कि जो मेरा नॉर्मल रेट है, 1 सेकेंड, जो मेरा नॉर्मल रेट है जो करंटली 120 पर आवर का है, उसका 150% मुझे पे करना पड़ेगा अगर मुझे ओवर टाइम करवाना है अपने लेबरर से, और पर यूनिट 0.4 आवर्स यूज़ होते हैं। सो टोटल अगर देखा जाए यहाँ पर तो ये हो जाएगा 120 इंटू 150% इंटू 0.4, 72 रुपीज़ दोस्तों, ये आ जाएगा 72 रुपीज़। सो करेंटली मैं 48 रुपीज़ इंकर कर रहा हूँ लेबर के, बट ओवर टाइम अगर मैं करवाने जाऊँगा तो मुझे उन्हें 72 रुपीज़ देने पड़ेंगे, यानी कुल मिला के 24 रुपये का मेरा एडिशनल खर्चा हो जाएगा। और 24 रुपये का एडिशनल खर्चा हो जाएगा ऑन टोटल 3500 यूनिट्स। ये 3500 यूनिट्स अभी हमने ऊपर देखी थी। सो 3500 यूनिट्स पर मुझे एडिशनली कितना पे करना पड़ रहा है दोस्तों, मुझे 24 रुपीज़ एडिशनली पे करना पड़ रहा है। एंड हेंस एडिशनल कॉस्ट कितनी आ जाएगी मुझे 84,000 की, बिकॉज ऑफ द अडॉप्शन ऑफ GIT सिस्टम। सो सभी कॉस्ट को ऐड कर लेते हैं एक बार और देखते हैं फिर टोटल कॉस्ट कितनी आती है। 7385 मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, वहीं पर ओवर टाइम वेजेस की वजह से एडिशनल 84,000 का खर्चा आ रहा है। फिक्स्ड ओवरहेड सेम रहेंगे और टोटल कॉस्ट आ गई 99,69,000 की। एंड व्हेन आई डिवाइडेड बाय 50,000 यूनिट्स, मेरी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 199.38। मेरी टारगेट कॉस्ट कितनी थी दोस्तों, अब आ गया है डिसीजन लेने का समय। मेरी टारगेट कॉस्ट थी 204 रुपीज़, जबकि मेरी एक्चुअल कॉस्ट GIT में कितनी आ गई है 199.38, यानी कि GIT सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए मुझे 100%, इसमें अब कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो बस यहाँ पर कॉस्ट गैप कितना आ रहा है, कॉस्ट गैप यहाँ पर भी आएगा। कॉस्ट गैप एक पॉजिटिव टर्म है, आपको ये चीज़ समझना होगा। यहाँ पर वी आर सेविंग 4.62 पर टॉय, बिकॉज हमारी एक्चुअल कॉस्ट आ रही है 199.38, जबकि टारगेट कॉस्ट है 204, तो 4.62 हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं। जबकि नॉर्मल सिस्टम में हमें 4.09, अगर फिगर आपको अच्छे से याद हो, 4.09 हमें एडिशनल इंकर करने पड़ रहे थे। तो GIT इज़ अ मच बेनिफिशियल कॉस्ट। अच्छा, अब ये सेविंग किस वजह से अराइज हुई, तो वो यहाँ पर हमें बताया हुआ है दैट सेविंग्स प्राइमरली कम्स फ्रॉम द एलिमिनेशन ऑफ दिस 3,40,000। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट मेरा 3,42,000 से कम हो गया, जबकि मुझे उसकी वजह से एक एडिशनल कॉस्ट भी इंकर करनी पड़ी 84,000 की, बट एज़ कम्पेयर टू 3 लाख का अमाउंट ये बहुत कम है। और दूसरा 22,500 की जो लेबर टाइम ओवर कॉस्ट है वो भी मुझे इंकर करनी पड़ी। हाउएवर, अगर कंक्लूड करना चाहें, बाय स्विचिंग टू GIT सिस्टम, पिक्सल कुड रिड्यूस इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट बिलो द टारगेट कॉस्ट पर टॉय। और एक क्लास में इन्होंने नोट दिया हुआ है दैट कॉन्टिन्यूड मटेरियल वेस्टेज ड्यू टू सब स्टैंडर्ड। ये नोट में बेसिकली इन्होंने यही बताना चाहा है कि हमने अज्यूम किया है कि कोई भी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी हम प्रोक्योर नहीं। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के ऊपर, और ये इलस्ट्रेशन है मेरी ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस से रिलेट करती है।
ठीक है जी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस। बट ये वाली पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में सिर्फ बेसिक पोर्शन डिस्कस किया हुआ है, इसके कुछ एडवांस्ड पोर्शंस टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन नंबर 4 में हमें देखने को मिलेंगे, तो उसकी डिस्कशन हम तब करेंगे। एज ऑफ नाउ इस क्वेश्चन को देखते हैं। कीवी लिमिटेड मैन्युफैक्चर स्पेयर पार्ट्स एंड कैन बी कॉल्ड अ हाई वॉल्यूम बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट। ओके, स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली एक कंपनी है और हाई वॉल्यूम बेस्ड इनका वर्किंग एनवायरनमेंट है। Company is using the system of TPM for maintaining and improving the integrity of manufacturing processes। अब आपको एक चीज़ पता होगी, आई होप, जो TPM सिस्टम होता है वो कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसी को चेक करने के लिए हम एक क्वांटिटेटिव मेजर निकालते हैं जिसे बोलते हैं OEE। ये थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको दिया, अगर इन केस आपको नहीं पता तो। देयर आर सेवरल डिफरेंट ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स लोकेटेड इन द प्लांट थ्रू विच मैन्युफैक्चरिंग इज डन एंड सप्लाइड टू कैटर द डिमांड। ओके, बेसिक डेटा यहाँ से शुरू हो रहा है। अ 12 आवर शिफ्ट, एक चीज़ और बता दूँ, ICI पर शिफ्ट बेसिस पर कैलकुलेशंस करवाता है जनरली। ठीक है, तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए पर शिफ्ट बेसिस पर आपने आंसर निकालने की कोशिश करनी है। अ 12 आवर शिफ्ट इज शेड्यूल्ड टू प्रोड्यूस अ स्पेयर पार्ट एज शोन इन दिस शेड्यूल बिलो। नाउ द शिफ्ट हैज 12 घंटे की जो एक शिफ्ट होती है उसमें 315 मिनट ब्रेक्स होते हैं और एक 10 मिनट का क्लीन अप पीरियड भी होता है। सो ये बेसिकली मेरे प्लान्ड डाउन टाइम है दोस्तों। हालांकि OEE में हम अनप्लान्ड डाउन टाइम को टारगेट करते हैं, सो इन दोनों से मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ये मेरे प्लान्ड डाउन टाइम्स हैं। ठीक है, ओके। प्रोडक्शन शेड्यूल दिया हुआ है ऑटोमेटेड मशीन NZ10 के रिगार्डिंग क्या बोला हुआ है, साइकिल जो है वो 10 सेकंड्स की रहती है। इसका मतलब क्या है कि एक यूनिट को बनाने के लिए अराउंड 10 सेकंड्स का टाइम लगता है। और स्पेयर पार्ट्स कितने हम मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, तो हम 3360 स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। यानी टोटल अगर मैं इसे 10 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूं, सो इन मिनट्स मेरे पास कितना आ जाएगा, एक सेकंड दीजिए मुझे। 3360 मल्टीप्लाई बाय में 10, ओहो, ये मेरे पास आ जाएंगे 33,600 सेकेंड्स। और अगर मैं मिनट्स में निकालूं, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन सभी मिनट्स में करनी है, सो डिवाइड बाय में 60, सो मुझे 560 मिनट्स लगने चाहिए इतने पार्ट्स को बनाने के लिए। ठीक है, ये जस्ट एक एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन था एज ऑफ नाउ। आगे पढ़ते हैं। स्क्रैप 75 यूनिट्स जो हैं वो जनरली एक शिफ्ट में स्क्रैप हो जाते हैं और ये मेरे क्वालिटी इश्यूज की वजह से आता है दोस्तों, जिन्हें हम टारगेट करते हैं थ्रू OEE। और अनप्लान्ड डाउन टाइम दिया हुआ है 36 मिनट्स का। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर तो डायरेक्टली उन्होंने अनप्लान्ड डाउन टाइम आपको दे दिया, बट क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है जो एग्ज़ाम में आएगा आपको अनप्लान्ड डाउन टाइम दिया हो सकता है आपको वो भी कैलकुलेट करना पड़े। ठीक है, उसके लिए मैं OEE का थोड़ा सा आपको फॉर्मूला रिकॉल करवाना चाहूँगा। OEE का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, APQ, यानी कि अवेलेबिलिटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय में प्रोडक्टिव रेशियो और मल्टीप्लाई बाय में क्वालिटी रेशियो। ठीक है, सो OE का फॉर्मूला होता है A इंटू पी इंटू क्यू। ये देखो मैं नीचे आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। हमने 3 रेशियोज यहाँ पे निकालनी है, अवेलेबिलिटी रेशियो, उसके बाद हमने निकालनी है प्रोडक्टिविटी रेशियो जिसे परफॉर्मेंस रेशियो भी बोलते हैं, और तीसरी होती है क्वालिटी रेशियो। ठीक है, सो इन 3 रेशियोज को हमें कैलकुलेट करना होता है इन ऑर्डर टू फाइंड आवर OEE। और कैसे निकालते हैं, A मल्टीप्लाई बाय P इंटू क्यू, अवेलेबिलिटी इंटू परफॉर्मेंस इंटू क्वालिटी। और इनके आइडियल रेशियोज क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अवेलेबिलिटी आइडियली 90% की तो रहनी ही चाहिए, ऐसा ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बोलता है, जबकि परफॉर्मेंस वाइज हमें 95% एफिशिएंट होना चाहिए और क्वालिटी वाइज कम से कम 99% का क्राइटेरिया है, यानी सिर्फ 1% ही डिफेक्ट्स अलाउ किए जाते हैं। ये जर्नल इस कॉन्सेप्ट की नॉलेज थी जो हमें चाहिए। फाइनली देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन में इट सेज कैलकुलेट दी OEE। बहुत ही सिंपल है, निकालना शुरू करते हैं। हमें बेसिकली बस ये 3 रेशियोज को कैलकुलेट करना है एंड विल गेट आवर आंसर। ओके, हमें टोटल टाइम दिया हुआ है 720 मिनट्स का।
ये कैसे निकाला, 12 घंटे की एक शिफ्ट थी और अगर मैं मिनट्स में कैलकुलेट करूं तो 720 मिनट्स मुझे आ जाएंगे। सारी कैलकुलेशन मिनट वाइज की हुई है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। फाइन, ओके। प्लान्ड डाउन टाइम कितना है? सो ब्रेक दिया हुआ है 15 मिनट्स ईच, 3 ब्रेक्स हैं और वैसे ही क्लीन अप टाइम है 10 मिनट्स का। तो 12 घंटे की शिफ्ट में ये मेरे प्लान्ड डाउन टाइम्स हैं दोस्तों। और अगर मैं इसे माइनस कर दूं तो मेरे पास प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम आ जाएगा 665 मिनट्स का। ठीक है, बट एक्चुअल में अगर आप ध्यान देखेंगे ऊपर क्वेश्चन में, मैं आपको लेके चलता हूँ, अनप्लान्ड डाउन टाइम कितना है? 36 मिनट्स का अनप्लान्ड डाउन टाइम दिया हुआ है। यानी आउट ऑफ दिस 665 मैंने 36 मिनट्स अपने वेस्ट कर दिए और एक्चुअल यूटिलाइजेशन मैं इन 36 मिनट्स की नहीं कर पाया। ठीक है, तो फाइनली मैंने एक्चुअल में यूज़ कितने किए? मैंने 665 माइनस 36, मैं सिर्फ 629 मिनट्स ही अवेलेबिलिटी को यूज़ कर पाया। तो मेरी अवेलेबिलिटी रेशियो कितनी आ जाएगी पर शिफ्ट बेसिस पे? 12 घंटे की एक शिफ्ट, मैंने बोला था ना कैलकुलेशन पर शिफ्ट बेसिस पे करनी होती है। तो 665 माइनस अनप्लान्ड डाउन टाइम डिवाइड बाय में टोटल अवेलेबल टाइम, तो ये आ जाएगी 94% की। अब हमें आइडियली कितनी चाहिए होती है परफॉर्मेंस रेशियो? हमें आइडियली चाहिए होती है 95% की रेशियो। सो टेक्निकली अवेलेबिलिटी रेशियो को थोड़ा सा इंप्रूव करने की ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रेशियो की तरफ, जिसे बोलते हैं परफॉर्मेंस रेशियो। अब ये कैसे होता है? एक्चुअल प्रोडक्शन है 3360 पार्ट्स की और पर पार्ट 10 सेकंड मुझे लगते हैं, यानी टोटल मुझे 560 मिनट्स लगने चाहिए। ये हमने ऊपर भी कैलकुलेट किया था यहाँ पर। ठीक है, बट एक्चुअली मैंने तो 629 मिनट्स का लगा दिया। जिस काम को लगने चाहिए थे 629, सॉरी, जिस काम को लगने चाहिए थे 560 मिनट्स, उस काम को करने में मैंने लगा दिए 629 मिनट्स। यानी मेरी परफॉर्मेंस जो है वो वीक है, सिर्फ 89% एफिशिएंसी से ही मैं काम कर पा रहा हूँ, जबकि आइडियली कितनी होनी चाहिए? ये 90% की होनी चाहिए। तो मुझे इसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फाइनली क्वालिटी रेशियो, 75 प्रोडक्ट्स जो थे वो मेरे स्क्रैप में गए थे, यानी आउट ऑफ टोटल पार्ट्स प्रोड्यूस्ड 75 क्वालिटी इश्यूज की वजह से स्क्रैप कर दिए गए। तो क्वालिटी वाइज भी मैं कितना एफिशिएंट हूँ? सिर्फ 97%, जबकि आइडियली ये रेशियो कितना होना चाहिए? 99% का। सो तीनों ही रेशियोज मेरी कम है और इनटू अगर मैं OEE निकालूं दोस्तों तो मेरा OEE रेशियो आ जाएगा 82% का, जबकि आइडियल रेशियो मेरा होता है 85% का। सो मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अपने पर्टिकुलर प्रोसेस में, TPM वाले एफिशिएंसी प्रोसेस में। और इतना ही नहीं, क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म मत कर देना, लास्ट में कमेंट लिखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके 1 मार्क खा जाएगा ये, और 2 मार्क्स भी खा सकता है कभी कभी एग्जामिनर अच्छे मूड में ना हो तो। ठीक है, कमेंट क्या है? सिंस द OEE इज वेरी क्लोज टू 85%, दैट इज वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस लेवल, कंपनी शुड टेक मेजर्स टू इम्प्रूव इट एंड स्ट्राइव टू अटेन एटलीस्ट 85%। वैसे 85% मैक्सिमम माना जाता है। एंड अवेलेबिलिटी रेशियो ऑफ मशीन इज 94.59%, which is exceeding the ideal value of 90%, which is good, but performance and quality ratios need attention. So comment में हमें basically क्या लिखना है? हमें कुछ नहीं लिखना, हमें अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी क्या एक्चुअल रेशियोज हैं और क्या आइडियल रेशियोज होनी चाहिए, उनके बारे में लिखना होता है। और फाइनली हमें टोटल अपनी OEE निकाल कर लिखना होता है कमेंट में। दैट्स इट। अच्छा, इस बार के मॉड्यूल में ये कुछ डिस्कशन ऐड हुई है, ठीक है, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी रेशियो के बेसिस पर, बट आई डोंट थिंक सो इट इज़ रेलेवेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, हेंस इसकी डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। जहाँ पर रेलेवेंट होगी वहाँ ये डिस्कशन मैंने ऑलरेडी कर दिया है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 4, और ये बात करता है TPM, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के बारे में। ठीक है, बेसिकली हमें
OEE यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाना है क्वेश्चन नंबर 4 में। हमने एक इलस्ट्रेशन भी किया है OEE के कॉन्सेप्ट में, बट उस इलस्ट्रेशन में जो अनप्लान्ड डाउन टाइम है वो हमें निकाल कर यानी कि कैलकुलेट कर कर दिया हुआ था, जबकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें ये कैलकुलेट भी करना है दोस्तों। तो अगर आप मुझसे पूछें कि इलस्ट्रेशन और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में से अगर हमें एक ही करना हो तो हम कौन सा करें, तो मैं कहूँगा कि आप ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कर लीजिए और आपका काम चल जाएगा 1 डे बिफोर एग्जाम। देखना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। पैसिफिक कॉस्ट कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स स्पेयर पार्ट्स। नाउ इट वर्क्स इन 2 शिफ्ट्स ऑफ 9 आवर्स फॉर 6 days इन अ वीक. Okay, lunch break is 30 minutes and other miscellaneous break add up to 15 minutes. The following details are collected for the last 4 weeks. तो 4 weeks का डेटा निकाला हुआ है by the TPM team for one of their important equipment. ठीक है, हमें प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए 15 मिनट्स पर शिफ्ट बेसिस, ओके, पर शिफ्ट के हिसाब से हमें टाइम दिया गया है, और 4 हफ्तों में टोटल अनप्लान्ड कितना टाइम हम वेस्ट करते हैं वो डिटेल ये दी हुई है। सबसे पहले ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, टोटल 4 हफ्तों में हम 6 घंटे जो हैं वो ब्रेकडाउन में वेस्ट करते हैं। ओके, उसके बाद सेटअप में हमें 14 आवर्स टोटल लगते हैं ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ 4 वीक्स, और पावर फेलियर की वजह से हमारे 4 घंटे ख़राब हो जाते हैं। सो ये सारे मेरे अनप्लान्ड डाउन टाइम्स हैं दोस्तों, ठीक है, और ये 4 वीक्स का दिया हुआ है हमें, तो हमें इसे पर शिफ्ट बेसिस पे कैलकुलेट करना होगा, बिकॉज प्लान्ड प्रिवेंटिव डाउन टाइम हमें पर शिफ्ट बेसिस पे दिया हुआ है। आगे देखते हैं। स्टैंडर्ड साइकिल टाइम पर पीस इज 3 मिनट्स एंड नंबर ऑफ पार्ट्स प्रोड्यूस्ड पर शिफ्ट इज 140, बट पार्ट्स जो एक्सेप्ट किए आउट ऑफ दीज 140 वो सिर्फ 131 थे। सो OEE निकालना है हमें यहाँ पे, तो मैं यहीं पे कैलकुलेशन करने की कोशिश करता हूँ, आई थिंक वो ज़्यादा सही रहेगा। शुरू करते हैं। OE निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू पी इंटू क्यू। इलस्ट्रेशन में मैंने इसकी डिस्कशन की है। A मीन्स अवेलेबिलिटी रेशियो, P मीन्स परफॉर्मेंस रेशियो एंड Q मीन्स क्वालिटी रेशियो। अगर मैं क्वालिटी रेशियो की सबसे पहले बात करूं दोस्तों, ठीक है, आई होप आपको विजिबल होगा। लेट मी जस्ट चेंज द कलर फर्स्ट ऑफ ऑल। जी हाँ, सबसे पहले क्वालिटी रेशियो निकाल लेते हैं, बिकॉज सबसे इजी काम होता है क्वालिटी रेशियो निकालना। देखो जी, 131 पार्ट्स मेरे एक्सेप्ट हुए, जबकि मैंने बनाए कितने थे, 140 पार्ट्स। सो मेरा क्वालिटी रेशियो आ जाएगा 131 डिवाइड बाय में 140 इंटू 100, 93.57%। बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है क्वालिटी वाइज अगर मैं बात करूं। 93.57% मेरा क्वालिटी रेशियो दोस्तों आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपनी अगली डिस्कशन की। अब मुझे चाहिए अवेलेबिलिटी रेशियो, तो इसके लिए मुझे टोटल टाइम कितना अवेलेबल है वो निकालना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, एक वीक में मैं 6 दिन काम करता हूँ, तो एक दिन में मैं 6 दिन, एक हफ्ते में मैं 6 दिन काम करता हूँ, और एक दिन में मैं 2 शिफ्ट्स लगाता हूँ, ठीक है। यानी टोटल पर वीक बेसिस में अगर मैं बात करूँ तो 12 शिफ्ट्स जो हैं हम काम करते हैं। और टोटल कितने वीक्स का मुझे डेटा दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है 4 वीक्स का डेटा, यानी टोटल 48 शिफ्ट्स जो हैं वो मैं 4 हफ्ते में निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब 4 हफ्ते में टोटल अनप्लान्ड डाउन टाइम कितना है वो देख लेते हैं। तो 6 आवर्स प्लस 14 आवर्स प्लस 4 आवर्स, ये टोटल आ जाएगा 24 आवर्स। 4 वीक्स में 24 आवर्स का अनप्लान्ड डाउन टाइम है। इसको अगर मैं मिनट्स में कैलकुलेट करूं तो 24 आवर्स इंटू 60, ये आ जाएगा 1440 मिनट्स। और पर शिफ्ट बेसिस पे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरी टोटल शिफ्ट हैं 48 शिफ्ट्स, ठीक है। सो 1440 डिवाइड बाय में 48, ये आ जाएगा 30 मिनट पर शिफ्ट। सो पर शिफ्ट मेरा अनप्लान्ड डाउन टाइम है 30 मिनट्स का, ठीक है जी। फाइनली अब हम निकाल सकते हैं अपना अवेलेबिलिटी रेशियो। कैसे निकालेंगे, आइए शुरू करते हैं। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, आई होप आपको समझ आएगा। देखो, मुझे टोटल टाइम अवेलेबल कितना दिया हुआ है, 1 सेकेंड, 9 आवर्स, ओके, 9 आवर्स का टोटल टाइम मुझे दिया हुआ है पर शिफ्ट,
ठीक है। और टोटल शिफ्ट्स कितनी है मेरे पास दोस्तों, 9 इंटू 60। ओके, पर शिफ्ट, एक शिफ्ट में 540 मिनट्स का टाइम अवेलेबल होता है, जिसमें से प्लान्ड डाउन टाइम कितना दिया हुआ है, तो प्लान्ड डाउन टाइम है ये 30 मिनट्स, ये 15 मिनट्स, और उसके बाद ये वाले 15 मिनट्स, यानी 30 प्लस 15 प्लस 15, यानी ये हो गए 60 मिनट्स। सो अगर मैं 540 में से 60 रिड्यूस करूं तो ये आ जाएगा 480, 540 माइनस 60, ये आ जाएगा 480 मिनट्स। सो मेरे पास टोटल अवेलेबल टाइम कितना है, तो मेरे पास टोटल 480 मिनट्स अवेलेबल है। बट इसमें मेरा अनप्लान्ड डाउन टाइम कितना है, 30 मिनट्स का, यानी टोटली मेरे पास कितना टाइम अवेलेबल हो पा रहा है, वो हो पा रहा है 450 मिनट्स का, जबकि मेरे को अवेलेबल कितना है 480 मिनट्स। सो मेरी अवेलेबिलिटी रेशियो कितनी आ जाएगी दोस्तों, ये आ जाएगी 450 डिवाइड बाय में 480 इंटू 100, दिस कम्स आउट टू 93.75%। सो मेरी क्वालिटी रेशियो भी मैंने निकाल ली है और मेरी अवेलेबिलिटी रेशियो भी मैं निकाल चुका हूँ। अब बात आती है परफॉर्मेंस रेशियो की, ठीक है। सो आइए परफॉर्मेंस रेशियो देखते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेज कर स्पेस बना लेता हूँ, ठीक है। आई होप आपको पुरानी कैलकुलेशन समझ आ गई थी, और नई कैलकुलेशन के लिए मैं यहाँ पे कुछ स्पेस बनाना चाहता हूँ। जी हाँ, हमने ए अवेलेबिलिटी रेशियो कैलकुलेट कर ली है, क्वालिटी रेशियो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस रेशियो की। देखो, मैंने टोटल 140 पार्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, और एक पार्ट बनाने में मुझे 3 मिनट का समय लगता है, तो 140 इंटू 3, मुझे 420 मिनट्स लगने चाहिए थे। जितने पार्ट्स मैंने बनाए हैं मुझे 420 मिनट्स का टाइम लगना चाहिए था, बट एक्चुअल में मैंने कितना समय यूज़ किया इन पार्ट्स को बनाने के लिए, सो एक्चुअल में तो मैंने 450 मिनट्स का यूज़ किया हुआ है दोस्तों। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस रेशियो भी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। आइए देखते हैं, 420 डिवाइड बाय में 450 इंटू 100, ये आ गई 93.33%। सो मेरा OEE अब मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। आइए एक बार ICI का आंसर देख लेते हैं और फटाफट डन करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। सारी कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, जस्ट हमने कुछ गलत तो नहीं किया, वो एक बार यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। जी हाँ, शुरू करते हैं, एक बार चेक करना। सो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ शिफ्ट्स हमने निकाली। एक वीक में 6 दिन होते हैं, और पर डे मैं 2 शिफ्ट्स लगाता हूँ, तो पर वीक 12 शिफ्ट्स, और 4 हफ्तों के लिए मैंने कितनी शिफ्ट्स लगाई होंगी, 48 शिफ्ट्स मैंने काम किया होगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्किंग आती है कैलकुलेशन ऑफ अनप्लान्ड डाउन टाइम की। ये इन्होंने मिनट्स में कैलकुलेट किया है। मैंने टोटल 24 आवर्स लिए थे अपनी कैलकुलेशन में, और 24 आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई किया था। सो यही आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। और लॉस ऑफ मिनट्स पर शिफ्ट हमने 30 मिनट्स ही निकाला था। हमारा आंसर अभी तक तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम। सो टोटल मुझे 540 मिनट्स अवेलेबल थे, ये देखिए 9 आवर्स इंटू 60, और उसमें से प्लान डाउन टाइम 60 मिनट्स का था। हमने भी ऐसे ही कैलकुलेट किया था और 480 मिनट्स आ गया था। अवेलेबिलिटी रेशियो हमारी 93.75% की आई, हमने भी यही निकाली थी। अच्छा, परफॉर्मेंस रेशियो हमारी कितनी आई हुई है, 93.33% की, तो हमने भी यही निकाली थी। और क्वालिटी रेशियो 93.57%। सो OEE मेरा क्या आ जाएगा, A मल्टीप्लाई बाय P मल्टीप्लाई बाय Q, दैट इज 81.87%। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे होता है बिल्कुल बिल्कुल सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो बिल्कुल सेम है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हैं मैंने आंसर ही पढ़ लिया एक बार के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 की सेपरेट डिस्कशन मुझे नहीं लगता कोई भी ज़रूरत है। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें थियरी दी हुई है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हम यहाँ पर रीड आउट नहीं करेंगे एक बार के लिए, क्योंकि मुझे लगता है ये भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो इफ़ यू हैव टू आस्क मी कि हमें OE के कॉन्सेप्ट के लिए क्या करना चाहिए, मैं बोलूँगा क्वेश्चन नंबर 4 एक बार अच्छे से देख लेना,
और आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ओई की डिस्कशन यहाँ पे करते हैं ख़त्म। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है और ये बीपीआर के ऊपर डिस्कशन करता है बेसिकली। बट मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि हम जो इन वीडियोस में टारगेट करके चल रहे हैं वो सिर्फ प्रैक्टिकल पोर्शन को टारगेट करके चल रहे हैं, और इसलिए ये आपने अगर नोट किया तो मैं थियरी क्वेश्चंस पर ज़्यादा रेलेवेंट एम्फेसिस नहीं डाल रहा हूँ। रीज़न यही है कि देखो थियरी तो हर कोई करवा रहा है और थियरी की तो बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल भी हैं, और शायद मुझसे अच्छा भी करवाया हुआ है बहुत से लोगों ने थियरी पोर्शन को, इसलिए मैं उससे टच नहीं कर रहा हूँ। बट जहाँ पर जेन्युइन दिक्कत आ रही है वो है प्रैक्टिकल पोर्शन, और दैट्स वाई हम इन वीडियोस में सिर्फ प्रैक्टिकल पोर्शन को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 पूरा थियरी बेस्ड है इस क्वेश्चन को, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस अभी नहीं कर रहा हूँ। और दूसरा, इस पर्टिकुलर चैप्टर में जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है पूरे तरीके से, कुछ भी लेफ्ट आउट नहीं किया है मैंने यहाँ पर। हाँ, बट एक चीज़ आप नोट कर लीजिए काइंडली कि ये जो चैप्टर है ये थियरी और प्रैक्टिकल का मिक्सचर है, यानी इसमें थियरी भी दी हुई है और प्रैक्टिकल भी दिया हुआ है। अब प्रैक्टिकल तो हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं और कहाँ कहाँ पर कितने रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बट थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको बता दूं क्या चीज़ें मोर और लेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आपको उन्हें टारगेट कर कर चलना चाहिए। सो थियरी पर्सपेक्टिव से इस पर्टिकुलर चैप्टर में 6 सिग्मा का एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 6 सिग्मा पर क्वेश्चन आता ही रहता है, जनवरी में भी क्वेश्चन आया हुआ है 6 सिग्मा के ऊपर, तो काइंडली 6 सिग्मा को आपने नहीं करना, सिग्मा आपको अच्छे करके नहीं जानी है दोस्तों, ठीक है। अगला जो टाइम 6 सिग्मा के बाद क्या है तो पीएम टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस हुआ है, ये सिस्टम 5 अपने पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और 5S का जो है वो टीपी में भी है। तो काइंडली ये कुछ इंपॉर्टेंट थियरी वाले क्वेश्चंस हैं, इन्हें छोड़ना नहीं। हाँ, आपसे पूछिए भी नहीं है इस पे क्वेश्चन किया हुआ है तो हैरानी होती है आईसीआई को इतना बैलेंस दे रहा है, बट अगर आईसीआई ने ऐड किया है तो आपको करना है, ये तो सिंपल सी बात है। सो प्रैक्टिकल पोर्शन हम डन कर चुके हैं और थियरी पोर्शन मैंने लेफ्ट आउट किया, जिसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि मैं थियरी पोर्शन को डील नहीं कर रहा हूँ। स्टिल इफ़ यू पीपल फील कि हमें थियरी पोर्शन को भी कवर करते रहना चाहिए ताकि पर्टिकुलर वीडियो में सब कुछ अवेलेबल हो जाए, सो प्लीज़ आप मुझे बताइए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोज़ आपके काम के हैं तो वो भी मुझे बताइए, और अगर आपको लगता है कि थियरी मुझे करनी चाहिए अगली वीडियोस में कवर तो कोई इशू नहीं है, हम थियरी को भी अगली वीडियोस में कवर करेंगे और दो पार्ट्स में वीडियोस को इशू करने की कोशिश करेंगे। एज ऑफ नाउ इस पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल के सभी प्रैक्टिकल हमने डन कर लिए हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने डिटेल्ड एनालिसिस किया कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी मैंने वो वाले सभी क्वेश्चंस डील नहीं किए हैं, लेकिन जो केस स्टडी डाइजेस्ट वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी एक सेपरेट वीडियो जल्दी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और जब मैं क्वेश्चंस के साथ डील करूंगा केस स्टडी डाइजेस्ट वाले, सो हर एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको बता दूंगा कि